So guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So कसकाय so दोस्तों हम लोग आज क्या करने वाले हैं? Today we are going to discuss indirect taxes के amendments which are applicable for CA final और CMA final students जो भी उनके एग्जाम्स देने वाले हैं मई 26, जून 26 और सितंबर 26 के अटेम्प्ट में और उसके आगे भी ये एप्लीकेबल डेफिनेटली होने वाले हैं. नाउ सर अमेंडमेंट्स कितने हैं ये बताओ ना सर, क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों को पहले जानना है कि कितने अमेंडमेंट्स हैं. दोस्तों ये इसमें ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. देयर आर फ्यू चैप्टर्स जिसके अंदर थोड़े से डिटेल्ड अमेंडमेंट्स है, वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ही. बट बाकी ना बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, तुम लोगों को ज्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नाउ जिन्होंने मेरा रेगुलर कम एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया था उन्होंने डेफिनेटली ये वीडियो देखना चाहिए बिकॉज इसके अंदर वो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अमेंडमेंट्स ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सफिशिएंट हो जाएगा जो तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है प्लस ये अमेंडमेंट वीडियो. दैट्स इट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. और यस, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा जो मेजर जो क्वेश्चन पेपर मैंने अभी तक देखा हुआ है दैट कम्स फ्रॉम अमेंडमेंट. सो प्लीज अच्छे से एक एक अमेंडमेंट देखना. जिधर जिधर रिक्वायर्ड है उधर उधर आई विल गिव यू सर्टन एग्जांपल्स. मैंने काफी सारा जगह पे मतलब एक एग्जांपल दिखाता हूँ. एक कस्टम्स के अंदर एक अमेंडमेंट है, पूरा रेगुलेशन चेंज हो गया, तो मैंने क्या कर दिया तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे से एक समरी तुम लोगों के लिए बना दिया. जस्ट रीड दिस समरी एंड गो फॉर द एग्जाम. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू crack the exam and any question which comes from this point you will be able to crack it. ठीक है. सो दोस्तों इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा देना और उसके बाद तुम लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे फाइनल के अंदर, इसकी वजह से एक छोटा सा लाइक बटन भी दबा देना. इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. चलो स्टार्ट करते हैं आईडीटी के अमेंडमेंट्स. नाउ सबसे पहली अमेंडमेंट जो आई है दैट इज अंडर सप्लाई अंडर जीएसटी. ओह हा, क्या चैप्टर था सर, मजा आ गया था एकदम. ऐसे इंटर में भी मस्त था, फाइनल में भी मस्त था. तो सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर ना एक सेक्शन है नेगेटिव लिस्ट का सेक्शन. सर वो सेक्शन नंबर क्या है सर, हम लोगों को इतना याद नहीं रहता है. सेक्शन नंबर 7(2) रेड विथ शेड्यूल 3 इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव लिस्ट. मतलब इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. परफेक्ट है. जिसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट था दैट इज इनबाउंड सेल्स करके. ठीक है, इनबाउंड सेल्स करके. इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और इधर वेयर हाउस है, समझ. ठीक है, इंडिया है, मैंने कुछ इंपोर्ट किया एंड द गुड्स आर स्टिल इन द वेयर हाउस, मतलब वो अभी तक क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन नहीं हुआ है. बराबर है, वेयर हाउस के अंदर ही गुड्स है. चलो ये गुड्स किसके हैं, ये गुड्स अमित के हैं. ठीक है, अभी अमित ने यही गुड्स सिड को सेल कर दिए. सिड करके है पर्सन, उसको सेल कर दिए. नाउ गुड्स अभी तक क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन हुआ है क्या बाबा, नहीं. तो ये जो सेल हुआ है ना, व्हाइल द गुड्स आर वेयर हाउस गुड्स, ये सेल पे जीएसटी नहीं लगेगा. ये लोग ऐसे बोलते थे. बराबर, परफेक्ट एकदम. ओके, नाउ व्हेनेवर सीड विल गो टू द डिपार्टमेंट एंड ही विल क्लियर द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, तभी उसको ड्यूटी जीएसटी जो भी भरना है वो भरना पड़ेगा. बट अमित टू सीड जो भी सप्लाई हो रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. सर ये अमेंडमेंट थोड़ी हम लोग ने पहले ही पढ़ा है. हाँ या मालूम है. तो अमेंडमेंट में उन्होंने ये चीज ऐड की. उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग ने वेयरहाउस गुड्स का बात किया ना, वैसे ही और एक चीज है कि अगर अगर एसईजेड है और एसईजेड के अंदर वेयरहाउस है, मतलब देखो सप्लाई ऑफ गुड्स warehoused in SEZ or in a free trade warehousing zone to any person before clearance for exports. ना इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं. देखो फॉर एग्जांपल ये SEZ है. ठीक है, ये समझो SEZ है. अभी SEZ से जो गुड्स होते हैं ना, मतलब SEZ है और SEZ से दो चीजें हो सकती है. वन, SEZ से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं. SEZ से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर SEZ से हम लोग DTA में बेच सकते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर. बराबर है ना. हुआ क्या कि एसईजेड के अंदर समझो एक वेयर हाउस है. ये एसईजेड के अंदर का वेयर हाउस है और गुड्स अभी मैंने समझो इंपोर्ट कर दी. ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद अभी तक उस पर ड्यूटी भरा नहीं बिकॉज अभी तक वो गुड्स क्या है, वेयर हाउस्ड ही है. अभी मैंने क्या किया, सेम चीज अमित के गुड्स है और अमित ने यही गुड्स सीड को सेल कर दिया है. अब इन दिस केस ये जो सेल हुआ, ये तो वेयर हाउस गुड्स का ही सेल हुआ है एसईजेड के अंदर के वेयर हाउस के, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. करेक्ट है. बट अगर जब भी वही गुड्स क्लियर करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी लगेगा कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट पार्ट. बट हम लोग इधर क्या बात कर रहे हैं, वेयर हाउस गुड्स अगर होंगे जो एसईजेड के अंदर वेयर हाउस हुआ है बिफोर इट इज क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट और बिफोर इट इज क्लियर्ड फॉर डीटीए दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, अगर उसके पहले ही अगर मैंने किसी और को अगर मैंने कौन सा टाइटल ट्रांसफर किया होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज दैट विल फॉल अंडर नेगेटिव लिस्ट. एकदम परफेक्ट दोस्त. तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट है, बस इतना ही पॉइंट है. देयर इज नो अदर पॉइंट इन सप्लाई अंडर जीएसटी. आई होप यू आर क्लियर. दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 1. लेट्स गो अहेड विद अमेंडमेंट नंबर 2. दैट इज अंडर चार्ज अंडर जीएसटी. मस्त एकदम. चार्ज अंडर जीएसटी में हम लोग ने
मेजर सेक्शंस अगर देखें ना, तो मेजर सेक्शंस में ऐसा कुछ देखा था, सेक्शन नंबर 9(3), सेक्शन नंबर 9(5) एंड वो कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन नंबर 10(1), 10(2) एंड 10(2)(a). बराबर। 9(3) बात करता था आरसीएम के बारे में, 9(5) बात करता था ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। मतलब ऐसे कौन से बिजनेसेस थे, अगर मैंने पहले हम लोगों ने देखा था 4 बिजनेसेस है, देयर आर 4 बिजनेसेस। इफ यू आर हैविंग एनी ट्रांजैक्शन थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ये 4 लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर बिजनेस करते रहेंगे, देन इन दैट केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो ये किधर लिखा था, 9(5) के अंदर लिखा था, और ये जो था वो कॉम्पोजिशन स्कीम था। तो अमेंडमेंट इसमें आया है। जो हम लोग जो 4 बिजनेस देखते थे, कौन सा था? सबसे पहला ओला उबर, दूसरा क्या कौन सा था? सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन मतलब ओयो और गोआईबिबो। थर्ड था अपना अर्बन कंपनी, बराबर, एंड फोर्थ क्या था? रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट अर्बन कंपनी, जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है। अगर मुझे इंग्लिश में बात करना होगा, मतलब क्या? और उबर ओला मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बिजनेस। अकोमोडेशन सर्विसेज का बिजनेस मतलब ओयो का। हाउस कीपिंग सर्विस मतलब क्या? अर्बन कंपनी। एंड रेस्टोरेंट सर्विस मतलब क्या? अपना जोमेटो एंड स्विगी। परफेक्ट है। अगर ये बिजनेसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करता हूं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अभी इसमें उन्होंने पॉइंट नंबर ई मतलब फिफ्थ बिजनेस जो है वो क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फिफ्थ बिजनेस ऐड कर दिया, और वो फिफ्थ बिजनेस है लोकल डिलीवरी। मतलब तुम लोग ने देखा होगा कि यार पोर्टर है, बाद में डंजो है, बाद में वी फास्ट है, ऐसे अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग ये है जिधर वो लोग लोकल डिलीवरी करते हैं। मतलब अगर मैं कुछ भूल गया, देन इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वी फास्ट कर सकता हूँ, या फिर पोर्टर कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर कौन सा फर्नीचर दूसरे 2 गली दूर है फर्नीचर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पोर्टर को फोन कर सकता हूँ, पोर्टर और फर्नीचर लेके मेरे लिए आ जाएगा। सो दिस इज योर लोकल डिलीवरी सर्विस, बराबर। तो ये बहुत आजकल बढ़ रहा है ना दोस्त, इसके वजह से उन्होंने बोला कि हम लोगों को इसमें उसको कवर करना है। नाउ इधर एक चीज तुम लोगों को सिंपल बताता हूँ। देखो, से फॉर एग्जांपल दिस इज अमित, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कसक है, तो अमित इधर बात करते हैं। इधर है समझो पोर्टर, बराबर है। और इधर क्या है मालूम है? इधर है देयर इज वन पर्सन जो डिलीवरी गाय, डिलीवरी काका। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिलीवरी काका, ठीक है। अभी क्या होता है, ये जो डिलीवरी काका है वो लोकल डिलीवरी का सर्विस देता है, और वो पोर्टर के थ्रू देता है, बराबर, परफेक्ट एकदम। अभी मुझे कुछ सर्विस चाहिए, तो मैं पोर्टर के ऐप पे गया। पोर्टर के ऐप पे जाने के मैंने बताया, डेस्टिनेशन बताया और सोर्स बताया, मतलब सोर्स बताया, डेस्टिनेशन बताया कि इधर से गुड्स उठाने, इधर मुझे डिलीवर करने। पोर्टर क्या करेगा? डीके को फोन करेगा, भाई डीके एक काम कर, इधर से गुड्स उठा, उधर जाके डिलीवर कर, नो प्रॉब्लम। तो डीके वो सर्विस देगा। नाउ द पॉइंट इज, कैन आई से पोर्टर विल टेक सम मनी फ्रॉम मी? यस। से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज लिया, और 100 रुपीज पे उस पर जीएसटी भी मेरे से ले लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, हु विल पे दिस जीएसटी ऑफ 100 रुपीज टू द गवर्नमेंट? नाउ सिंपल चीज है, 9(5) के अंदर पोर्टर कवर होता है, इसके वजह से 100 रुपीज जो है वो पोर्टर को ही जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? बट इसमें भी देर आर टू पार्ट्स। अगर 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 ये जो डिलीवरी काका है, अगर डिलीवरी काका इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस डिलीवरी काका विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। But if delivery kaka is an unregistered person, then in that case, porter matlab e-commerce operator will pay the GST to the government. Are you understanding? This is exactly the same point, जस्ट लाइक योर सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग सर्विस, ये दोनों में भी सेम है। इफ सर्विस प्रोवाइडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट सर्विस प्रोवाइडर विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बट इफ दैट सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल दोस्त, एकदम सिंपल। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 3। अभी तुम लोगों को मालूम होगा कि ना रेट्स चेंज हुए, मतलब ये जो जीएसटी 2.0 जीएसटी 2.0 आया था, इसके अंदर ना रेट्स चेंज हुए। मैं तुम लोगों को रेट्स दिखाता हूँ। किधर गए रे रेट्स? रेट्स किधर गए रे बाबा? रेट्स 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 रेट्स, मैंने तो लिखा था रे। रेट्स किधर? चलो नो प्रॉब्लम, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि रेट्स क्या। ठीक है, अगर मैंने रेट्स का बात किया, तो अभी कौन से रेट्स है? 0%, 5%, 18% एंड 40%, बराबर। 0, 5, 18 एंड 40। पहले कौन से थे मालूम है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28% एंड 40%। तो इसमें से उन्होंने 12% कट कर दिया, 28% कट कर दिया।
तो अभी तुम लोग चार्ज के अंदर जिधर भी 12% देखोगे ना, उधर उसको प्लीज चेंज करके 18% कर देना। अभी इसका मतलब क्या सर? देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ना दो चीजें चार्ज के अंदर, आरसीएम के अंदर दो चीजें देखी थी जी। जीटीए करके देयर वाज वन पॉइंट कि अगर जीटीए ने सर्विस दिया एक अनस्पेसिफाइड पर्सन को, देन इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन को दिया होगा, देन इन दैट केस जीटीए हैज टू ऑप्शंस। वन, ही कैन ऑप्ट फॉर एफसीएम और ही कैन ऑप्ट फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आरसीएम के लिए ऑप्ट किया तो 5%, बट अगर वो उसने एफसीएम के लिए ऑप्ट किया तो ही हैज टू ऑप्शंस। इट वाज 12% एंड 5%, सो इंस्टेड ऑफ 12 दे हैव मेड इट 18, दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, एकदम बराबर। सो 12 एंड 5 था, उधर 18 एंड 5 है। उसके बाद हम लोग ने ना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का भी बात किया था। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में अगर तुझे याद होगा, तुम लोगों को मैंने बहुत इजीली याद रखने के लिए मैंने ऐसे बोला था कि पहले क्या करने का, बीसी लिखने का, ओबीसी लिखने का, ये सप्लायर हो गया। इधर बीसी लिखने का, इधर ओबीसी लिखने का, ये रेसिपेंट हो गया। बराबर। अभी आरसीएम किस पे लगता है? इस पे आरसीएम लगता है, खेल खत्म। बाकी ऑल कॉम्बिनेशंस पे क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन पे क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा। ठीक है। नाउ ये आरसीएम जो लगता है दैट इज ओके, बट ये जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ओबीसी मतलब क्या? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बीसी मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। नो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के पास दो ऑप्शन रहते हैं। वन, ही कैन ईदर ऑप्ट फॉर एफसीएम और आरसीएम। ठीक है। अगर ये होता होगा तो इसके पास दो ऑप्शंस होंगे, एफसीएम और आरसीएम। अभी इसमें ये जो आरसीएम का पार्ट है ना, वो आरसीएम तो सिंपल है, 5% लगता है उस पे। बट अगर एफसीएम के लिए ऑप्ट किया, देन इन दैट केस अर्लियर इट वाज 12%, नाउ इट हैज बीन अमेंडेड टू 18%, दैट्स इट। दिस इज द ओनली डिफरेंस। एकदम बराबर दोस्त, एकदम सही है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 4, दैट इज एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी। एकदम प्यारा सा अमेंडमेंट है। देखो, तुम लोग ने एग्जम्पशन के अंदर ना एक पॉइंट देखा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। अगर तुम लोग ने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? देखो, हम लोग ने ना बात किया था रोड के केस में। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एक समराइज्ड वे में समझाता हूं कि क्या होता है। रोड के केस में ना एक बहुत अच्छा समरी तुम लोगों को दिया था मैंने। अगर तुम लोग ने बाय रोड कुछ ट्रांसपोर्ट किया और वो रोड से ट्रांसपोर्ट किया हुआ कुरियर कंपनी से किया होगा, देन इन दैट केस तुम लोग कौन से भी गुड्स बेचते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। मतलब तुम लोग रिलीफ मटेरियल भेजो, जो भी भेजना है भेजो, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अगर तुम लोग ने वो कुरियर कंपनी से भेजा होगा। बट अगर वही तुम लोग ने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से भेजा होगा, बट अगर वो स्पेसिफिक गुड्स होंगे, मतलब रिलीफ मटेरियल, एक बड़ा सा लिस्ट दिया उन्होंने, रिलीफ मटेरियल, मिल्क, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स तुम लोग ने भेजे होंगे, देन इन दैट केस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर तुम लोग ने कुछ गुड्स भेजे हैं थ्रू द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और वो स्पेसिफिक गुड्स नहीं है, इन दैट केस वी ऑलरेडी नो इट इज टैक्सेबल। और उसके अंदर हम लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं, एफसीएम, आरसीएम। आरसीएम होगा तो 5%, एफसीएम होगा तो 18% एंड 5%। बराबर, इंटरकनेक्शन एकदम परफेक्टली जम गया तुम लोगों को। सो कुरियर कंपनी हो गया, जीटीए हो गया। बट अगर कोई भी बाय रोड भेज रहा है, बाय अदर्स मतलब क्या कि कुरियर कंपनी से भी नहीं और जीटीए से भी नहीं, कुछ दूसरे ही मोड से भेजता बेचता होगा, तो इस पे क्या मिलता है दोस्त? एग्जाम्पशन मिल जाता है। बराबर, परफेक्ट, एकदम ओके। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स, ये जो हम लोग ने लोकल डिलीवरी का पोर्टर का जो एग्जांपल देखा, वो भी कहने से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ही ना बाबा, अरे क्योंकि वो गुड्स ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो किधर फॉल होगा? कुरियर कंपनी में फॉल होगा क्या? नहीं। तो जीटीए में फॉल होगा क्या? नहीं। तो वो किधर फॉल होगा? अदर्स में फॉल होगा। अगर वो अदर्स में फॉल हुआ तो सर्विस क्या हो जाएगी दोस्त? एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि कौन जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द मेन रूट प्रोविजन इज दिस ओनली, कि भाई ये जो लोकल डिलीवरी का सर्विस वाला है, अगर वो इधर फॉल होता होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट हो जाएगा उसका। तो क्यों हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं 9(5) के अंदर कौन जीएसटी पे करेगा? इट इज देयर इज नो लायबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, राइट? सो इसके वजह से उन्होंने बोला कि ये पूरे एंट्री के अंदर जो भी तुम लोग ने एग्जाम्पशन का बात किया, दिस एग्जाम्पशन की बात इज नॉट एप्लीकेबल टू टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज। अभी लोकल डिलीवरी, नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, मतलब ये जो एग्जाम्पशन का एंट्री है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद पोर्टर तुम लोगों को सर्विस दे रहा है, और लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।
मतलब इट कैन ईदर बी द सर्विसेज गिवन बाय पोर्टर, या फिर पोर्टर को क्या लगता है, पोर्टर को लगता है नहीं नहीं, पोर्टर को लगता है कि आई वांट समबडी एल्सेस हेल्प आल्सो इन डिलीवरिंग दिस पर्टिकुलर गुड्स। तो मैंने किसको अपॉइंट किया, एक ममता करके देयर वाज वन लेडी, उसको मैंने बोला कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प चाहिए, तो ममता ने मेरे थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ सप्लाई दे दिया। तो इन दिस केस कैन आई से दैट बी इट पोर्टर और बी इट दैट ममता हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये दोनों के लिए, दोनों ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स का ही सर्विस दे रहा है, बराबर, तो उनके लिए एग्जाम्शन एप्लीकेबल नहीं है, उस पे जीएसटी लगेगा। नाउ अगर मैंने इंटरकनेक्ट किया ऊपर लोकल डिलीवरी सर्विस के केस में, अगर इस पे जीएसटी लगता है तो कौन देगा जीएसटी, पोर्टर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, अगर वो जो सप्लायर है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो। बट अगर वो जो सप्लायर है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो खेल खत्म, इधर तो जीएसटी पे करने का पोर्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एकदम परफेक्ट है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मैंने बात किया, कैन आई से आई कैन एक्सटेंड दिस एंटायर टेबल एंड आई कैन से दैट अदर्स के बाजू में लिखता हूं, बाय रोड अगर तुम लोग ने लोकल डिलीवरी सर्विस के बारे में बात किया तो इट इज नॉट एग्जाम्प्ट, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। और ये टैक्सेबल भी होगा, उसके लिए मैं बोलता हूं रिफर सेक्शन 95 एंड सी हु विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। आर यू क्लियर विद दिस दोस्त? समझा कि नहीं रहे? ओके, तो ये तेरा अमेंडमेंट नंबर 4 हो गया। अमेंडमेंट नंबर 5, अमेंडमेंट नंबर 5 में उनको बोलना है कि भाई ये जीटीए के अंदर तो फॉल नहीं होता है ना, ये उनको बोलना है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, जीटीए का डेफिनेशन अगर तूने देखा तो ये होता है, जीटीए इज अ पर्सन हु ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट बाय एनी नेम। बट ये जो जीटीए है उसके अंदर हम लोग कवर नहीं करेंगे लोकल डिलीवरी सर्विस को। चलो सिंपल है, लोकल डिलीवरी सर्विस जो है वो जीटीए के डेफिनेशन में नहीं आएगा, बिकॉज अगर जीटीए के डेफिनेशन में आएगा तो इधर फॉल होगा। तो दे डोंट वांट यू टू फॉल, दे डोंट वांट दैट टू फॉल अंडर जीटीए। तो जीटीए भी नहीं है, कुरियर कंपनी भी नहीं है, अदर्स में फॉल होगा, पर अदर्स में से उन्होंने बोला भाई लोकल डिलीवरी सर्विस हम लोग अलग रखेंगे, क्योंकि उस पे एग्जाम्पशन नहीं है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट। समझा कि नहीं रहे? ओके, दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 5, सिंपल। अमेंडमेंट नंबर 6, नया अमेंडमेंट मतलब न्यू एंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। अभी देखो क्या होता है, पहले पहले की अगर मैंने बात की तो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस पे जीएसटी लगता था। ओके, जीएसटी किस पे लगता था सर? तुम लोग से जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्ट किया जाता था उसके अंदर जीएसटी वाज इंक्लूडेड, मतलब जीएसटी वाज चार्जेबल। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे हम लोग तुम लोग से जीएसटी नहीं लगाएंगे। बस दिस इज योर एंट्री, पर उसमें और एक दो चीजें ऐड की उन्होंने। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू एन इंश्योर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्ट। एक नंबर बाबा, एक नंबर, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस इज नॉट अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये जो बेनिफिट देना ना, ये बेनिफिट उनको इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए देना है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नहीं देना है। सर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का एक एग्जांपल ले सकते हो क्या? डेफिनेटली यस। देखो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ग्रुप का डेफिनेशन क्या है सर, ये आगे लिखा हुआ है ग्रुप का डेफिनेशन, पर तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट एंड देन वी विल रीड दैट। ग्रुप के लिए उन्होंने बोला है कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मेरे पास ना 10 एम्प्लॉइज है। मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑल फॉर ऑल द 10 एम्प्लॉइज आई हैव टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, मैंने मेरे 10 एम्प्लॉइज के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। दिस इज अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप फॉर्म किया गया है, ये फॉर्म किया गया है इंश्योरेंस लेने के लिए क्या? नहीं, वो पहले से फॉर्म्ड था फॉर सम डिफरेंट रीजन, और वो ग्रुप को अगर पॉलिसी लिया लेना होगा देन इन दैट केस उस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल बेसिस पे अगर पॉलिसी, अगर समझो कि 10 एम्प्लॉइज ने इंडिपेंडेंटली अगर पॉलिसी लिया होगा देन इन दैट केस उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट इधर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, एक ग्रुप के लिए ले रहा है, इसके वजह से इट विल नॉट गेट कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन, इट विल बी टैक्सेबल। राइट, एक एग्जांपल ये हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। दूसरा क्या, फॉर एग्जांपल जेवी है, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर्स, और इट कैन बी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो वो लोग अगर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं फॉर ऑल द मेंबर्स, देन दैट विल आल्सो नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट विल बी टैक्सेबल। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस टू एन इंश्योर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस इज नॉट अ ग्रुप इंश्योरेंस। नाउ दिस exemption applies where insured is an individual or
इंडिविजुअल अलोंग विथ हिज और हर फैमिली। नाउ अगर मैंने फैमिली के साथ लिया तो वो ग्रुप नहीं माना जाएगा। क्यों? बिकॉज ग्रुप के डेफिनेशन के अंदर वो फॉल नहीं होता है। ओके सर, ग्रुप का डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। ये तुम लोगों को जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ पर्संस who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity other than availing insurance। मतलब उनका मेन पर्पस इंश्योरेंस देने का नहीं था ग्रुप बनाने का पहले। अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप्स where employer employee relationship exists between the master group policy holder and the members of the group in accordance with the applicable law। ये होता है ग्रुप। नॉन एम्प्लॉयर का बात करते हैं। when employee groups where a clearly evident relationship exists between the master or group policy holder and the members of the group for services or activities other than insurance। वो लोग इंश्योरेंस के लिए एक साथ नहीं आए थे। अंडरस्टैंडिंग, तो ये होता है ग्रुप। आई होप यू आर क्लियर। बट अगर कोई फैमिली के लिए लेता होगा ना तो उसको ग्रुप के अंदर इंक्लूड मत करना। फैमिली, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? एज सच उन्होंने डिफाइन नहीं किया, पर उन्होंने बोला कि जब भी तुम लोग ने अग्रीमेंट बनाया होगा इंश्योरेंस का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव टोल्ड देम राइट कि दिस इज माय फैमिली, ये तुम्हारी फैमिली बन जाएगी। अंडरस्टैंडिंग? सो फैमिली इंक्लूड्स ऑल पर्संस इंश्योर्ड एज फैमिली मेंबर्स अंडर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट है। सो वो जो लाइफ इंश्योरेंस है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर एक इंडिविजुअल के लिए लिया गया है या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी लिया होगा, इट इज ओके, यू विल गेट द एग्जेम्पशन। और इसके अंदर री इंश्योरेंस भी कवर होता है। मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है, उसने वही लाइफ इंश्योरेंस, ओके मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हूं, तुम लोगों को मैंने लाइफ इंश्योरेंस दिया और तुम लोग से प्रीमियम चार्ज किया, तुम लोग इंडिविजुअल हो, आई विल नॉट चार्ज जीएसटी फ्रॉम यू, इट इज एग्जेम्प्ट। अभी मैंने यही इंश्योरेंस मैंने री इंश्योर करके रखा है, इन दैट केस वो भी प्रीमियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई के केस में दोस्तों याद रखना, हम लोग ने ना बहुत डिटेल में ना एक प्रोविजन किया था वाउचर्स का, कि वाउचर्स आर आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ, मतलब सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर और नो, इफ यस देन व्हाट। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सब डिलीटेड है, ये सब हम लोग क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। ये कुछ नहीं, अभी वाउचर्स का जो पॉइंट हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर देखा था, इट हैज बीन डिलीटेड नाउ। तुम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने रैपिडर या भी जो भी तुम्हारे पास बुक्स होंगे उधर जाके तुम लोग क्या कर सकते हो? वो डिलीट कर सकते हो। नो नीड टू रीड। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 7। सिंपल एकदम, नो प्रॉब्लम। कम टू अमेंडमेंट नंबर 8, दैट इज आईटीसी। एकदम सिंपल छोटा सा पॉइंट है। देखो ये अब ये पॉइंट भी क्यों आया? सफारी रिट्रीट का जो केस लॉ आया था उसके हिसाब से, उसके वजह से आया। देयर इज नो ऐसे कुछ बड़ा इम्पैक्ट अभी अमेंडमेंट, ये तो सफारी रिट्रीट के वजह से उसका इम्पैक्ट क्या आया, मैं तुम लोगों को छोटा सा मैं जस्ट बताता हूँ कि अर्लियर 17.5 जो है ना, 17.5 ब्लॉक्ड आईटीसी, जिसके अंदर एक पॉइंट था कि 17.5 के अंदर अगर मैंने कौन सा भी कंस्ट्रक्शन का सर्विस लिया होगा, कंस्ट्रक्शन का सर्विस लिया होगा तो उस पर जीएसटी चार्ज किया होगा, बराबर। तो कंस्ट्रक्शन किसके लिए किया है? अगर मैंने कंस्ट्रक्शन एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया होगा, तो उस पर कभी भी ब्लॉक नहीं था। इट वाज ऑलवेज अलाउेबल, आईटीसी वाज ऑलवेज अलाउड। बट अगर वही मैंने कंस्ट्रक्शन का सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया होगा और अगर वो प्लांट एंड मशीनरी का होगा तो आई विल गेट द आईटीसी। बट अगर वो अदर्स होगा देन आईटीसी वाज ब्लॉक्ड। सो इधर जो प्लांट और मशीनरी, अर्लियर द लॉ वाज इट वाज प्लांट और मशीनरी, बट नाउ आफ्टर सफारी रिट्रीट का केस लॉ दे हैव मेड इट प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज द ओनली डिफरेंस, नो मेजर इंपैक्ट, जस्ट अ क्लैरिफिकेटरी पॉइंट कि अमेंडमेंट नंबर 8 के अंदर जो भी प्लांट और मशीनरी था उसका क्या बन गया? अभी प्लांट एंड मशीनरी बन गया, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली बन गया। पहले से ऐसे ही मानेंगे कि इट वाज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ ये जो डेफिनेशन था ना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, ये क्या डेफिनेशन था? देखो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, देर इज वन पर्सन जो आईएसडी के अंदर रजिस्टर्ड, उसने 9(3) या फिर 9(4) के अंदर कौन सा सर्विस लिया, तो आरसीएम के अंदर क्या लग जाएगा? आरसीएम के अंदर जीएसटी किसको देना पड़ेगा? आईएसडी को देना पड़ेगा। चलो ठीक है, आईएसडी ने जीएसटी पे कर दिया, बराबर। एंड वो जो जीएसटी है उसको बाद में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, देयर इज नो प्रॉब्लम।
बट द पॉइंट है सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? बराबर तो है, आरसीएम के अंदर फॉल हुआ, जीएसटी पे हो गया और जीएसटी जो भी पे हुआ है वो उसने क्या कर दिया, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये जो पॉइंट्स थे, वो जो डेफिनेशन लिखा था ना, वो डेफिनेशन में से 9394 कवर्ड था और ये 9394 मतलब ये सीजीएसटी एक्ट का 9394 है। सो पहले ऐसा था, मतलब एज पर द लॉ ऐसा था कि कोई भी, ये तो इंट्रा स्टेट अगर कौन सा मैंने सप्लाई लिया होगा तो 9394 लग जाएगा, सीजीएसटी एक्ट लग जाएगा। बट व्हाट इफ सर ऐसा कौन सा मैंने इंपोर्ट किया तो क्या होगा सर? व्हाट इफ मैंने इंपोर्ट किया कौन सा सप्लाई, अगर मैंने कौन सा सप्लाई इंपोर्ट किया तो वो इंटर स्टेट बन गया और समझो उस पे इंपोर्टेशन है, मतलब आरसीएम लग जाएगा वापस। बराबर, तो इसमें सीजीएसटी एक्ट का 9394 लगेगा क्या? नहीं, इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी एक्ट लग जाएगा और आईजीएसटी एक्ट के अंदर 5354 करके जो सेक्शन है वो लग जाता है। पर ये 5354 के सेक्शन जो है वो पहले के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड थे ही नहीं। तो इसके लिए जो इंट्रा स्टेट के केस में मुझे जो आईटीसी मिलता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसके बारे में बात किया था। बट अगर इंटर स्टेट का अगर कौन सा आईटीसी होगा तो वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। इसके वजह से उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, अभी हम लोग सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों इंक्लूड करेंगे। ये क्या कर दिया, दोनों इंक्लूड करेंगे। नाउ बी इट इनवर्ड सप्लाई सीजीएसटी मतलब इंट्रा स्टेट, और बी इट इंटर स्टेट, आई I ISD will be able to take the ITC and distribute the ITC. There is no problem. That's it. ये पूरे डेफिनेशन के अंदर जैसे 9394 था उसके साथ साथ ग्रीन में जो लिखा है और अंडर सेक्शन 5354 ये चीज सिर्फ ऐड कर दी। This amendment is clarificatory in nature. That's it. Now, as per the amendment, ISD can receive ITC of IGST paid on interstate supplies under ASEAN. That's it. इतना ही point है. Understanding, not a major point. This is your amendment number 9. Come to value of supply, one of the important points everybody is going to pay attention now. देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखो वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी याद है क्या तुम लोगों को? रूल नंबर 31 ए के अंदर लॉटरी के बारे में बात किया था कि हाँ अगर लॉटरी होगा तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो भी फेस वैल्यू होगा दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बराबर, तो हम लोग ऐसा कुछ करते थे कि जो भी वैल्यू है इनटू जो फेस वैल्यू है मतलब इनटू 100 अपॉन 128। व्हाई 128? बिकॉज 128% वाज द जीएसटी कंपोनेंट। बट अभी उन्होंने बोला कि नहीं बाबा नहीं, इधर इसका जो जीएसटी रेट है ना वो चेंज हो चुका है, वो 40% हो चुका है, तो हम लोग अभी कंप्यूटेशन के टाइम पे 100 अपॉन 140 करें। दैट्स इट, परफेक्ट एकदम। यही इतना ही अमेंडमेंट है बाबा, और कुछ नहीं है। तो न्यू रेट कितना बन जाएगा? 40%। अर्लियर रेट कितना था? 28%। परफेक्ट। नाउ द कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी फेस वैल्यू इंटू 100 अपॉन 140। ये वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी के केस में हो जाए, एकदम परफेक्ट है। ओके, नाउ फॉर दिस पॉइंट आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन टू बी हियर। पोस्ट सेल डिस्काउंट्स और सेकेंडरी डिस्काउंट, एवरीबॉडी पे अटेंशन। तुम लोगों को मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके पूरा चीज समझाता हूं। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट नोट्स। नाउ क्रेडिट नोट क्या होता है, देखो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैंने कुछ किसको चार्ज किया, ठीक है, 10 लाख रुपए चार्ज किया होगा, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं यार, शिट शिट शिट, उसको 10 लाख नहीं 9 लाख ही चार्ज करना चाहिए। सो मैंने कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया? 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो 1 लाख रुपए के लिए मैं क्या करूंगा, उसको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। सिंपल चीज, दिस इज योर क्रेडिट नोट। बराबर। नाउ क्रेडिट नोट्स कैन बी ऑफ टू पार्ट्स। एक क्रेडिट नोट जीएसटी के अंदर हो सकता है, नाउ जीएसटी क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी, और इट कैन बी अ नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, मतलब जीएसटी के अंदर नहीं, इट इज अ नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। ठीक है, वो क्या होता है दोनों में एक्सप्लेन करता हूं। उसके पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। ठीक है, जस्ट एक सेकंड। भी देयर आर टू पर्सन्स, एक बनता है और एक कंता है। ठीक है, बनता एंड कंता, आराम से समझो एकदम। और सबसे पहली चीज, एक काम करने वाले हो तुम लोग कि पहले वो वीडियो का स्पीड कम करो। पहले वो वीडियो का माँ कसम स्पीड कम करो, बिकॉज जब तक तुम लोग हाई स्पीड पे देखोगे ना, ऐसा उतने ही स्पीड से ऊपर से जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग स्पीड कम करो। सबसे पहली चीज, देयर इज वन सप्लायर कॉल्ड बनता। बनता सप्लाइड सर्टन गुड्स वर्थ 10 lakhs। ठीक है, जिसका इनवॉइस उसने रेस किया ऑन 1725, इनवॉइस रेस किया। डिस्काउंट का अगर बात किया तो उसने बोल दिया कि भाई देख, अगर तूने अगर तूने अमाउंट जो है वो मुझे पे कर दिया विद इन 90 days, देन आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए क्या कंडीशन डाल दिया उसने? 10% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ अमाउंट इज पेड विद इन 90 days। ये कांता को पहले बोल दिया कि भाई 90 days के अंदर पेमेंट किया तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ कम हियर, क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी का क्या सीन है? मुझे एक चीज बताओ,
ये जब इनवॉइस रेज किया होगा, ठीक है, अगर तूने गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई देखा, अगर तूने गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई देखा, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर पेमेंट डज नॉट कम इन द पिक्चर। देख ना, तुम लोग देखो ना, पेमेंट डज नॉट कम इन द पिक्चर। तो अभी समझो कि बंता ने कंता को कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स किया था, वर्थ 10 lakhs किया था। कंता ने बंता को पेमेंट किया या नहीं किया, इससे कुछ भी फर्क पड़ता है क्या बंता की जीएसटी लाइबिलिटी पे? नहीं भाई, बंता का टाइम ऑफ सप्लाई ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है और बंता को एज पर द टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, इवन दो कंता हैज नॉट मेड अ पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बंता। ओके सर, एकदम चकाचक क्लियर है। नाउ द पॉइंट इज, बंता कितने अमाउंट में जीएसटी देगा? 10% भी देगा या अज्यूम करेगा कि वो 90 डेज में पे करने वाली है, इसके वजह से वो 9 lakhs पे देगा? नहीं बाबा नहीं, वो जो पूरा का पूरा 10 lakhs के ऊपर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। सो क्या हो रहा है देखो, बनता टू पे जीएसटी ऑन फुल 10 lakhs। ही कांट अज्यूम कि ये जो आगे का 10% का डिस्काउंट, ऐसा कुछ नहीं। 10 लाख के ऊपर अज्यूमिंग दैट द जीएसटी इज 10%, सो जीएसटी कितना बन गया? 1 लाख। सो वो जीएसटी पे कर देगा भाई, 1 लाख रुपए का जीएसटी पे कर देगा। अगर 1 लाख रुपए का जीएसटी पे किया, कैन आई से दैट बंता विल फाइल हिज जीएसटीआर 1? यस। अगर बंता उसका जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, कैन आई से कंता के जीएसटीआर 2B में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कंता के जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिकली आ जाएगा एवरीबॉडी। यस। तो 2B में आने के बाद द क्वेश्चन कम्स, कैन कंता टेक द आईटीसी? कैन कंता टेक द आईटीसी even though Kanta has not made a payment of GST to the supplier? आंसर इज यस, बिकॉज एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16 करके, जो आईटीसी के कंडीशंस के बारे में बात करता है, जो बोलता है कि ये जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कैन स्टिल टेक द आईटीसी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अ कंडीशन दैट द रेसिपिएंट शुड मेक अ पेमेंट ऑफ वैल्यू प्लस सप्लाई, वैल्यू प्लस जीएसटी टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। एकदम बराबर। सो कैन आई से दैट जब भी बनता उसका 1 भरेगा, जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा ऑफ कोर्स, एंड कंता विल बी एबल टू टेक द आईटीसी ऑफ दैट। सो कम हियर एंड लेट्स सी इफ पेमेंट इज मेड। समझो कि बनता टू पे जीएसटी ऑन फुल 10 lakhs। ओके, दैट इज 1 लाख रुपीज का उसने जीएसटी पे कर दिया। कैन आई से कंता ने उसका आईटीसी भी 1 लाख का ले लिया। चलो मैं इधर लिख के रखता हूं, आईटीसी कितने का लिया उसने? 1 लाख का लिया। बनता ने पेमेंट कितने किया? 1 लाख का किया। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। परफेक्ट एकदम। नाउ अज्यूम करते हैं कि ये जो कांता थी ना, उसने पेमेंट कर दिया विद इन 90 डेज। अगर उसने पेमेंट कर दिया विद इन 90 डेज, तो कहने से कांता इज एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट। यस। तो कांता पेज समझो ऑन द 50th डे, दैट्स व्हाई शी इज एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट। तो वो कितना पे करेगी? वो पे करेगी 10% डिस्काउंट के हिसाब से, मतलब कितना? 9 लाख रुपीज शी विल पे प्लस 90,000 रुपीज का जीएसटी। एवरीबडी विथ मी? 9 लाख रुपीज प्लस 90,000 रुपीज का जीएसटी। ना यू ओनली टेल मी वन थिंग, कि अगर कांता पेमेंट 9 लाख प्लस 90,000 का कर रही है, कहने से उसने जीएसटी से 90,000 ही पे किया। यस। और उसको आईटीसी कितने का मिला? 1 लाख का मिला। डोंट यू थिंक कांता को ये 10,000 रुपीज का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? यस। ओके, चलो एक चीज क्लियर हो गया। अभी वी थिंक फ्रॉम बनतास परस्पेक्टिव। बनता ने कितना गवर्नमेंट को पे किया है? 1 लाख रुपए का जीएसटी। कांता से कितना मिला? 90,000 रुपीज का जीएसटी। डोंट यू थिंक कांता का कट गया इधर? अरे भाई, कंता बनता बोल, सॉरी, बनता का कट गया इधर। बनता बोल रहा है अरे भाई, मैंने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, बट कांता ने बनता को सिर्फ 90,000 का ही पेमेंट किया है। तो जो एक्स्ट्रा बनता ने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, डोंट यू थिंक वो गवर्नमेंट के पास जाके बोलेगा भाई 10,000 रुपए का मुझे क्रेडिट चाहिए? Yes. So, can I say that in the invoice he has charged extra to Kanta but have received less? Yes. Since he has charged extra, Banta can issue a credit note. मतलब Kanta pays 9 lakh rupees, GST of 90,000 rupees. Banta has paid 1 lakh rupees to the government. That's why he will issue a credit note. नाउ क्रेडिट नोट का क्या फायदा होता है? ये जो डिफरेंशियल अमाउंट रहता है ना, 10,000 जो एक्स्ट्रा पे किया है, गवर्नमेंट बोलता है कि तुम लोग जब भी आगे का पेमेंट जब भी कौन सा दूसरे केस में करोगे, तभी प्लीज ये 10,000 रुपीज तुम लोग रिड्यूस करके पे कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम सिंस यू हैव पेड एक्स्ट्रा। अंडरस्टैंडिंग? सो इन फ्यूचर टैक्स पेमेंट्स ही विल रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी प्रोपोर्शनेट। एकदम बराबर है। ओके, नाउ कांता टू रिवर्स द आईटीसी ऑफ 10,000, ये जो कांता है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आईटीसी 10,000 का रिवर्स करना पड़ेगा।
एंड बंता क्रेडिट नोट इशू करके बंता विल गेट द क्रेडिट ऑफ 10,000 रुपीज जो आगे के फ्यूचर टैक्स पेमेंट में वो यूज कर सकते। एवरीबडी विथ मी? परफेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। मैंने बहुत डिटेल में बहुत से रूट पे जाके एक्सप्लेन किया ये चीज। अभी बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिट। ओके, तो ये भी मिलने के लिए ना देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कि क्या कंडीशंस है? सॉरी, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी कुछ कंडीशंस है। क्या है कि यार भाई ये जो डिस्काउंट है इट शुड बी रिलेटेड टू योर सप्लाई, इट शुड बी रिलेटेड टू योर इनवॉइस। वो इनवॉइस से रिलेटेड होना चाहिए, अग्रीड पहले से ही होना चाहिए, अग्रीमेंट के टाइम पे वो अग्रीड होना चाहिए कि ऐसे डिस्काउंट मिल सकता है। तीसरी चीज जो कंता है उसने आईटीसी क्या करना चाहिए? रिवर्स करना है। ये ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन इन दैट केस बंता विल बी एबल टू issue a credit note and he will be able to reduce it from the future tax liability। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो है। ठीक है, नाउ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट क्या होता है मालूम है? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज बेसिकली क्रेडिट नोट ओनली, बट इट इज नॉट जीएसटी का क्रेडिट नोट। इसका मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो जीएसटी का जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है दैट इज ऑफ 7,000 रुपीज। बराबर सर, क्या प्रमोशन नहीं कर रहा भाई। 7,000 रुपीज का एग्जाम ओरिएंटेड का बैच है, बराबर। अगर मेरा 7,000 रुपीज का है, हम लोग ने अग्रीमेंट के टाइम पे कुछ भी डिस्काउंट के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। मैंने अग्रीमेंट होने के सप्लाई होने के बाद, इनवॉइस रेज होने के बाद तुम लोगों को बोला चलो एक काम करते हैं, आई वांट टू गिव यू डिस्काउंट, ठीक है। पर मैंने तुम लोगों को इनवॉइस कितने का रेज किया? 7,000 रुपीज का, बराबर है। नाउ आई वांट टू गिव यू डिस्काउंट। नाउ इशूइंग क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी इज नॉट एन ऑप्शन। क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला था, अग्रीमेंट के टाइम पे अग्री होना चाहिए कि मैं तुम लोगों को डिस्काउंट देने वाला हूं। कुछ कंडीशन जो है वो अग्री होना चाहिए ना। ये पूरे केस के अंदर तुम लोग मुझे बताओ, मैंने जो तुम लोगों को 7,000 रुपीज का कोर्स दिया, उसके अंदर मैं अग्रीमेंट के टाइम पे कुछ बात किया था? नहीं। मैंने कुछ, हम लोग ने अग्री किया कि इफ यू मेक अ पेमेंट विद इन दिस मेनी डेज आई विल गिव यू द डिस्काउंट? नहीं। सो कैन आई से क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी इज नॉट पॉसिबल? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट को क्या बोला जाता है मालूम है? ये डिस्काउंट को बोला जाता है पोस्ट सेल डिस्काउंट, मतलब सेकेंडरी डिस्काउंट। और सेकेंडरी डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग डिस्काउंट रिड्यूस नहीं करते, मतलब पूरे के पूरे वैल्यू पे क्या कर देते हैं? हम जीएसटी पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल भले 500 रुपए का तुम लोगों को मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं इफेक्टिव अगर प्राइसिंग देखा तो इट विल बी 6,500 ओनली, बिकॉज भाई जीएसटी का वैल्यूएशन इज डिफरेंट। मैं तुम लोग, मुझे तुझे 500 रुपए का डिस्काउंट देने का है, मैं तुझे क्या दूंगा मालूम है? 500 रुपए का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दूंगा, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। बट ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और जीएसटी का कुछ भी संबंध नहीं है। भले तू 500 रुपए का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देता होगा, तेरा वैल्यू 7,000 से 6,500 पे आता होगा, नो प्रॉब्लम। पर उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना, वो जीएसटी 10% अज्यूम करते हैं, तो वो 7,000 पे ही लगेगा। दैट इज ऑन 10%। 7,000 पे ही लगेगा, बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी डिस्काउंट, और सेकेंडरी डिस्काउंट तुम लोगों का कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो 7,000 पे ही क्या लग जाएगा? 10%, विच विल बी योर 700। सो जो भी तेरा आंसर आएगा, इट विल बी 7,200। जो भी तेरा आंसर आया है, दिस विल बी योर टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। नाउ द पॉइंट इज, कैन आई से अमित ने सुमित से 7,200 लिया, जिसके अंदर 700 रुपीज का जीएसटी था। 700 रुपीज का जीएसटी मतलब पूरे वैल्यू पे जीएसटी लिया था। यस। इधर क्रेडिट नोट क्यों रेज करूं? बिकॉज गवर्नमेंट मुझे अलाउ ही नहीं करता है जीएसटी का क्रेडिट नोट देने के लिए। क्रेडिट नोट क्यों मिलता है? जब भी मेरा लाइबिलिटी कम होता है। पर नहीं भाई, गवर्नमेंट बोलते हैं 7,000 पे ही जीएसटी लगाना है। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी का क्रेडिट नोट इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर, कंडीशन फॉर गिविंग अ डिस्काउंट इज नॉट अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिस इज नॉट अ जीएसटी क्रेडिट नोट। ओके, क्वेश्चन क्या आता है? कैन बनता, बनता मतलब सप्लायर, टेक अ डिडक्शन ऑफ सच क्रेडिट नोट फ्रॉम टैक्सेस? नहीं भाई, उसको अलाउड ही नहीं है क्रेडिट नोट इशू करने का जीएसटी के अंदर का। ये नॉर्मल क्रेडिट नोट है, धंधे का क्रेडिट नोट है, धंधे का, नॉट जीएसटी का। ठीक है, मुझे डिस्काउंट देने का था, भले, एंड वी आर कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई टू कंप्यूट द जीएसटी रेट ऑन सच वैल्यू। तो जीएसटी रेट जो है वो 7,000 पे ही लग रहा है, पर मुझे तेरे से 7,000 नहीं कलेक्ट करने का है। तो वो जो 7,000 से 500 माइनस किया, उसके लिए मैं तुझे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया, विच इज फॉर 6,500 तेरा फाइनल प्राइस होगा। पर जीएसटी जो लग रहा है वो 7,000 पे ही लग रहा है, बिकॉज जीएसटी के रूल्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी सेकेंडरी डिस्काउंट होता है वो रिड्यूस नहीं होता है। सो जीएसटी जो लगेगा वो 7,000 पे ही लगेगा। नाउ द पॉइंट इज, कैन आई इशू अ क्रेडिट नोट? नो, आई कांट इशू अ क्रेडिट नोट फॉर जीएसटी।
एंड कैन आई टेक अ डिडक्शन? नो। सेकंड क्वेश्चन, इज द रेसिपिएंट मतलब जो कांता है, इज रेसिपिएंट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी? या आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पूरे के पूरे जीएसटी, पूरे के पूरे वैल्यू पे ही अगर जीएसटी चार्ज किया होगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्सिंग द जीएसटी, राइट? बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पेड दैट मच जीएसटी, तो ही शुड अवेल द आईटीसी फॉर द एंटायर अमाउंट व्हिच ही हैज पेड। सो कांता को पूरा का पूरा 700 रुपए का क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज उसने पे किया भाई उतना। इधर क्या हो रहा था, उसने पे ही 90 किया है और उसने लिया कितना? 1 लाख। भाई 10,000 एक्स्ट्रा है ना, तो रिवर्स कर। और इधर उसने पे 700 ही किया है और वो 7,000 पे 10% ही है, विच इज राइट। एंड दैट्स वाई इधर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जो है, इन दैट केस रेसिपिएंट को भी उसका आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है, बिकॉज फुल जीएसटी वाज चार्ज्ड एंड पेड बाय द रेसिपिएंट, दैट इज कंता। मतलब मैं बहुत ही डिटेल में ये पार्ट तुम लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इशू नंबर 2। इशू 2, देखो, डिस्काउंट्स आर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स। देखो, मैं तुम लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो तुम लोगों के लिए मैं समरी बना के रखा है। ठीक है, दोनों टाइप्स अपने पास अवेलेबल है। एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे और हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, समझो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो वो पहले वो समझते हैं। डिस्काउंट्स आर गिवन बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर्स। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, एप्पल के फोन मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, नाउ वो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, वो मैन्युफैक्चरर सब डीलर्स को बोलता है कि भाई तुम लोगों को भी बेचने का है। अभी डीलर बोलता है ओके, डीलर इज वेरी सॉर्टेड इन हिज लाइफ। डीलर बोलता है मैं 100 फोन परचेस करूंगा, 100 फोन बेचूंगा। डीलर ने वो जो फोन परचेस किए, दैट इज फॉर 9 लाख रुपीज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन था। ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन था। मैन्युफैक्चरर ने नहीं बोला था कि तूने इतने में सेल करना चाहिए, कि तू इसको बेचना चाहिए, कुछ नहीं। डीलर वॉज इंडिपेंडेंटली बाइंग द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अभी वो डीलर आगे जाके 15 लाख में बेचता है, वो डीलर आगे जाके बेचता ही नहीं है, या फिर वो डीलर आगे जाके 7 लाख में बेचता है, वो डीलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीलर का लुकआउट है। मैन्युफैक्चरर को इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बराबर है। सो कैन आई से दैट दिस ट्रांजैक्शन विच इज देयर, मैन्युफैक्चरर टू डीलर एंड डीलर टू कंज्यूमर, कैन आई से दीज टू आर सेपरेट ट्रांजैक्शंस वेयर मैन्युफैक्चरर इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द कस्टमर। यस। तो ये जो सप्लाई हुआ है ना, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर टू डीलर के केस, ये जो उसको डिस्काउंट दिया ना 1 लाख रुपए का, मतलब जो डिस्काउंट दिया है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट डिस्काउंट। मतलब ये कुछ भी डीलर ने कुछ सर्विस दिया, इसके वजह से डिस्काउंट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल रिडक्शन ऑफ प्राइस एंड दिस सप्लाई इज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई एंड दिस इज अ नॉर्मल डिस्काउंट। इसके वजह से ये जो डिस्काउंट है वो रिड्यूस किया जाएगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो जीएसटी 9 लाख पे ही लगेगा, right? So both the transactions are treated separately. Dealer and manufacturer relation is P2P, principal to principal. Here, dealer can sell these goods at any cost, or it is possible that dealer does not sell these goods at all. ये उससे फर्क ही नहीं पड़ता manufacturer. My only point of telling you this is a separate transaction altogether. This is P2P. बराबर. Will it be considered as manufacturer has given any kind of incentive to the dealer in the form of discount? नहीं भाई, इट इज अ नॉर्मल पी टू पी सप्लाई। बराबर, इट इज लाइक मैन्युफैक्चरर एक दूसरे पर्सन को सप्लाई कर रहा है, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, दैट्स इट, वो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रिड्यूस डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सिंपल। ठीक है, ओके। नाउ कभी कभी क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बोल देता है। मतलब मैं मैन्युफैक्चरर एप्पल, एप्पल ने क्या कर दिया कि अभी तक वो 10 लाख में बेच रहा था, अभी तक वो प्रोडक्ट 10 लाख में बेच रहा था, डीलर्स को बोल के रखा था 10 लाख में बेचना है। ठीक है, दिवाली आई, दिवाली के टाइम पे एप्पल ने बोल दिया कि यू विल गेट द दिवाली ऑफर, दिवाली बोनस, दिवाली बोनस, यू विल गेट द आईफोन फॉर 9 लाख रुपीज एंड नॉट फॉर 10 लाख रुपीज। ये एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा समझो कि है ऐसा 9 लाख रुपीज का मिलता है। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल समझो। मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर को सीधा बोल दिया कि तुझे प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, 9 लाख का मिलेगा, 10 लाख का नहीं मिलेगा। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये चीज चल रहा है कि मैन्युफैक्चरर डीलर एंड कंज्यूमर जो भी है उसको 10 लाख में बेचता था, पर अभी मैन्युफैक्चरर ने सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट निकल के एंड कंज्यूमर को बोला यू विल गेट इट फॉर 9 lakhs। ना डोंट यू थिंक डीलर बोल रहा है भाई चल क्या रहा है, 10 लाख का अग्रीमेंट था, राइट? तो मैन्युफैक्चरर बोलता है भाई टेंशन मत ले, मैन्युफैक्चरर बोलता है भाई टेंशन मत ले, ये जो भी 1 लाख का डिफरेंस आया है ना, आई विल पे दैट 1 लाख रुपीज टू यू।
बिकॉज तू नुकसान में बेच रहा है, बिकॉज तू डीलर जब भी एंड कंज्यूमर को बेचेगा वो 9 लाख में बेचेगा, तो नुकसान में बेच रहा है, तो नुकसान का भरपाई कौन करके देगा? मैन्युफैक्चरर करके देगा। तो ये जो 1 लाख रुपए पे करेगा ना, दैट 1 लाख रुपीज ही विल नॉट पे, दैट 1 लाख रुपीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, वो क्या होगा? डिस्काउंट होगा। और वो डिस्काउंट कैसे माना जाएगा मालूम है? ये डिस्काउंट ऐसा माना जाएगा कि दिस डीलर इज वर्किंग फॉर द मैन्युफैक्चरर टू सेलिंग द गुड्स टू द एंड कंज्यूमर। This dealer is working for the manufacturer for selling the goods to the end consumer, and that's why ये जो डीलर एंड कंज्यूमर को 9 लाख में चीजें बेच रहा है, उसके लिए डीलर इज चार्जिंग सम काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन, एंड दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरर इज पेइंग 1 लाख रुपीज एज कॉम्पेंसेशन। ये ऐसा माना जाएगा। सो इट इज लाइक कॉम्पेंसेटिंग अ डील, कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। दिस इज अ कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट तुम्हारे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। मतलब ये जो इधर जो जीएसटी लगेगा वो 10 लाख पे ही लगेगा, ये डिस्काउंट जो दिया था वो 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन दिस केस भले मैन्युफैक्चरर डीलर पे क्रेडिट नोट इशू करे, इट डज नॉट मैटर। इन दिस केस dealer was working for the manufacturer and manufacturer gave him the compensation in the form of discount, and that's why it is like a compensation, and that's why they said that जब भी अग्रीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के लिए करता है, अग्रीमेंट करता है एंड कंज्यूमर के साथ, फिर इन दैट केस जो भी मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट या बेनिफिट देता है डीलर को, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज इट इज लाइक अ कॉम्पेंसेशन टू द डीलर। तुम लोग ये चीज इधर ऐसे याद रखने वाले हो। मैन्युफैक्चरर सप्लाइड इंडिपेंडेंटली टू द डीलर होगा, नो जीएसटी ऑन द डिस्काउंट, मतलब जीएसटी विल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग। बट इफ देर इज एन अग्रीमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एंड कंज्यूमर, देन इन दैट केस बीच में जो अपना डीलर है, वो डीलर इज वर्किंग फॉर द मैन्युफैक्चरर फॉर सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स, और इसके लिए इट विल बी ट्रीटेड लाइक द डीलर इज वर्किंग फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर इज गिविंग हिम द कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। बट ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट P2P पे दिया हुआ नहीं है। ये डिस्काउंट जो है इट इज लाइक अ कॉम्पेंसेशन, दैट्स व्हाई दे सेड discount given by manufacturer is like a compensation for selling at reduced price. So GST will be applicable on the discount that is on 10. एकदम परफेक्ट दोस्त, एकदम अच्छे से समझा कि नहीं? तो यही मैंने तुम लोगों को ये पॉइंट के अंदर इशू नंबर 2 के अंदर एक्सप्लेन, बराबर परफेक्ट एकदम। मैं पढ़ता हूँ इशू नंबर 3 पे। अगेन वेरी सिंपल पॉइंट। तुम लोग ने ना ये देखा होगा, चलो एप्पल का ही एग्जांपल लेते हैं। एप्पल है, तुम लोग ऐसे रिटेलर्स जो उनकी दुकान है और कस्टमर्स है। अभी मैंने तुम लोगों को बोल के रखा है, भाई देख, ईयर एंड पे अगर तूने 1000 पीसेस सेल कर दिए, आई विल गिव यू डिस्काउंट, बराबर प्रमोशनल डिस्काउंट। ये तो कर सकते हैं ना भाई। ये जो प्रमोशनल डिस्काउंट दिया गया है, इट इज अ नॉर्मल डिस्काउंट, जिधर मैं पहले ही तुम लोगों के साथ अग्री कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे होने वाला है। Can I say this is a post sale discount? Yes, it is a post sale discount. It is like a promotional efforts which are made. Now मैं तुम लोगों को टारगेट दे दिया कि 1000 पीसेस सेल करना है ना, तुम लोग जो भी करोगे ना वो तुम लोग पे, मतलब तुम लोगों को बोर्ड लगाना है, होर्डिंग लगाना है, जिधर जिधर एडवर्टाइजमेंट करना, दैट इज योर एफर्ट्स। मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि ये कर वो कर, इधर प्रमोशन कर, नहीं। मैं तुझे बोला हाँ 1000 के ऊपर गया, आई विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 10%। खेल खत्म। ये जो मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं ना, ये डिस्काउंट डेफिनेटली मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस्ड प्राइस पे ही जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल डिस्काउंट विच इज गिवन। दिस डिस्काउंट इज ओनली अ प्राइस रिडक्शन, not a payment for any service provided by the dealer. This is a price reduction, normal discount given. Barabar? Okay. Therefore, such post-sale discounts are not consideration for services and do not attract GST. So this is your point number 1. Barabar? This is your point number 1. Come to point number 2. Point number 2 पे आते हैं, मतलब क्या, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, एप्पल हूं। एप्पल ने क्या बोल दिया मालूम है? एप्पल क्या बोलता है? एप्पल बोलता है कि देख भाई, एक काम करते हैं, अपने को ना दबा के बेचने का आईफोन अभी, तो अभी एक काम कर, तेरा जो दुकान है ना, वो दुकान के आजू बाजू सब जगह एप्पल के प्रोडक्ट का ये लगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर, उधर एक बिलबोर्ड लगा। उसके बाद जब भी तू कोई कस्टमर आएगा तभी ये पैम्पलेट बांट। ये अभी मैन्युफैक्चरर मतलब एप्पल तुझे बता रहा है कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर,
डीलर बोलते हैं ओके 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 ओके। तो ये डीलर तुम्हारे लिए मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए ये सब चीजें कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब करने के लिए उसको खर्चा लगेगा ना यार, तो वो खर्चा वो सब रिकवर करेगा कि नहीं? डेफिनेटली। नाउ दिस ये जो मैन्युफैक्चरर बता रहा है उसको कि प्लीज ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ये प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एक्टिविटी है जो मैन्युफैक्चरर के लिए कर रहा है। तो इस पे डेफिनेटली क्या लगने वाला है दोस्त? जीएसटी लगने वाला है। Now, GST applies if the dealer is contractually required to perform specific promotional or marketing services for the manufacturer for a separately identifiable consideration. इसके लिए GST applicable हो जाए। Are you understanding this? Perfect एकदम। So these are your amendments for value of supply. I have tried my level best to make you or simplify these amendments for you in the best possible. ठीक है, परफेक्ट एकदम। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। पानी पी लो भाई थोड़ा सा। रिटर्न अंडर जीएसटी, रिटर्न अंडर जीएसटी पे अभी फटाफट हो जाएगा। मस्त है पॉइंट, इजी इजी है सब। देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनुअल रिटर्न। डू यू रिमेंबर जीएसटीआर 9 करके एक रिटर्न था जिसके अंदर बोल के रखा था कि भाई तुम्हारा 31 दिसंबर तक तुम लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उन्होंने एक अमेंडमेंट ऐड किया, उन्होंने बोला कि कोई कोई लोगों को अभी एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर, तुम्हारा क्या एग्रीगेट टर्नओवर is up to 2 crores in any financial year from financial year 24-25। अप टू 2 करोड़ अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर है, देन इन दैट केस जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत तुमको नहीं है। 24-25 के बाद, उसके पहले नहीं। 24-25 के बाद इन एनी फाइनेंशियल ईयर अगर आपका टर्नओवर इज अप टू, ये साल का ही टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़, देन इन दैट केस तुम लोगों को एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। देयर इज वन मोर स्मॉल पॉइंट इन रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तुम लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, वो जीएसटीआर 1 फाइल होता है ना, तो सामने वाले का जीएसटीआर 2 बी में ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जनरेट होता है, मतलब ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है। तो उन्होंने ना ऑटो जनरेटेड ये वर्ड अभी निकाल दिया, उन्होंने अभी सिर्फ स्टेटमेंट ये वर्ड रखा है। ये मैंने डाला नहीं है बट जस्ट याद रखना, इट इज नॉट एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट एनीमोर, इट इज अ स्टेटमेंट। मतलब क्या, पहले अभी उनका इंटेंशन कैन बी व्हाट, कि जो 2 बी है वो 2 बी तुम लोग पहले एडिट नहीं कर सकते थे, बराबर ना, तुम लोग पहले एडिट नहीं कर सकते थे। अभी उन्होंने ऑटो जनरेटेड निकाल दिया, इसका मतलब नाउ यू विल बी एबल टू एडिट इट। आगे जाके देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा वो अमेंडमेंट था। दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 11। कम टू अमेंडमेंट नंबर 12। सिंपल पॉइंट है भाई, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट का जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था वही बात है। जो भी क्रेडिट नोट इशू होता है, जब भी क्रेडिट नोट इशू होता है, अगर क्रेडिट नोट एक रजिस्टर्ड पर्सन को इशू हुआ है तो उसका एक कंडीशन क्या रहता है कि अभी क्रेडिट नोट इशू हुआ है ना, कंता और बनता का एग्जांपल लेते हैं ना, इधर बनता था और इधर कंता थी, ये रेसिपिएंट और ये सप्लाई, बराबर। इन दिस केस ये जो बनता सप्लाई कर रहा है कंता को, और उसमें अगर क्रेडिट नोट इशू किया तो हम लोग ने क्या बोला था कि कंता को क्या करना पड़ेगा, उसका आईटीसी प्रोपोर्शन आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो ही वो बनता क्या कर सकता है, क्रेडिट नोट इशू कर सकता है और क्रेडिट नोट इशू करके उसका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकता है इन द सब्सिक्वेंट पेमेंट्स, बराबर। तो वही उन्होंने बोला है, देख, outward tax liability will be reduced if ITC attributable to such credit note, if availed, has not been reversed by the recipient where such recipient is a registered person। मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो सामने वाले ने आईटीसी लिया होगा, ऑफकोर्स आईटीसी लिया होगा तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या करना चाहिए, रिवर्स करना। और अगर सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और अगर तुम लोग ने पूरा का पूरा बर्डन जीएसटी का पास ऑन कर दिया है, देन इन दैट केस सामने वाले ने आईटीसी भी नहीं लिया होगा, बराबर, और तूने जीएसटी का बर्डन भी पास ऑन कर दिया है। तो इसके वजह से अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगर तूने जीएसटी का बर्डन अगर पास ऑन किया होगा, so you have not taken that GST का burden, right? And that's why you will not reduce that GST amount from the value of। तो देखो, the incidence of tax on such supply has been passed on to any other person in other cases, मतलब you are an unregistered, बर्डन पास ऑन कर दिया। इन दैट केस तूने वैसे भी जीएसटी का बर्डन नहीं लिया, सो व्हाई विल यू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, राइट? तो ये छोटा सा पॉइंट अमेंडमेंट नंबर 12 के अंदर उन्होंने कवर कर, छोटा सा पॉइंट, वेरी स्मॉल पॉइंट। ओके, नाउ कम टू रिफंड्स अंडर जीएसटी। नाउ ये जो रिफंड्स अंडर जीएसटी होता है ना, तो रिफंड्स में हम लोग ने एक पॉइंट देखा था, प्रोविजनल रिफंड करके। आई विल शो यू
कि अपने मेरे नोट्स के अंदर मैं तुम लोगों को जब एक्सप्लेन किया था, तभी मैंने ये ऐसा एक्सप्लेन किया था, ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। तो प्रोविजनल रिफंड में अगर कोई भी ज़ीरो रेटेड सप्लाई करता है, क्या करता है? ज़ीरो रेटेड सप्लाई करता है और उसको अगर रिफंड चाहिए ऑन प्रोविजनल बेसिस उसको मिल सकता है और वो कितना मिलेगा? 90% रिफंड उसको मिलता है ऑन प्रोविजनल बेसिस। बराबर? वापिस जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई करता है, वो अप्लाई कर सकता है प्रोविजनल रिफंड के लिए। अभी वो जो प्रोविजनल रिफंड होगा, उसका 90% जो है, वो प्राइमा फेसी बेसिस पे वो दे देते थे, प्राइमा फेसी एग्जामिनेशन। ठीक है? बट अभी उन्होंने क्या अमेंडमेंट लाया मालूम है? उन्होंने बोला कि नाउ प्रॉपर ऑफिसर कैन डिक्लाइन दैट पर्टिकुलर प्रोविजनल असेसमेंट। ये डिक्लाइन का जो पार्ट है ना, वो पहले था ही नहीं। अभी पीओ कैन डिक्लाइन ये उनको एक पावर दे दिया है, तो वो हम लोग इधर बात करने। देखो, PO acting upon the identification and evaluation of risk parameters by the system। अभी क्या होता है ना, अभी वो लोग प्राइमा फेसी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। वो लोग कैसे करेंगे? अभी रिस्क पैरामीटर्स, मतलब इट इज अ सिस्टम बेस्ड रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई इसको हम लोगों को रिफंड देना है कि नहीं देना है, प्रोविजनल रिफंड। अगर देना होगा तो विद इन 7 डेज रिफंड दे दे, देना होगा तो विद इन 7 डेज रिफंड दे दे। बट अगर रिस्क पैरामीटर्स के उसके जो भी पैरामीटर्स है सिस्टम जनरेटेड, उसके हिसाब से अगर ऐसा दिख गया कि नहीं भाई इसको रिफंड बाय XYZ रीजन नहीं देना चाहिए, देन इन दैट केस पीओ कैन डिक्लाइन दैट रिफंड एंड ही विल हैव टू राइट द रीजन कि भाई दिस इज द रीजन ड्यू टू विच वी आर डिक्लाइनिंग द रिफंड। पहले रिफंड डिक्लाइन करने का प्रोविजन नहीं था, उन्होंने वो ऐड कर दिया। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिक्लाइन द ग्रांट ऑफ रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड इंस्टेड प्रोसीड टू पास फाइनल ऑर्डर अंडर रूल 19। मतलब वो लोग बोलेंगे कि प्रोविजनल रिफंड नहीं, अगर नॉर्मल रिफंड चाहिए तो जब भी फाइनल असेसमेंट हो जाएगा, तेरा फाइनलाइजेशन आएगा, तभी तुम लोगों को रिफंड दे दूंगा, तभी देख लेंगे। बट प्रोविजनल रिफंड मैं अभी नहीं दूंगा। बराबर? Provided further that any provisional refund order so issued shall remain valid and shall not require revalidation by the proper officer। मतलब that will remain valid। ओके, तो revalidation का जरूरत नहीं है। अभी प्रोविजनल रिफंड उन्होंने बोला कि ये केस में तो मिलेगा ही नहीं। ये तो ऊपर बात किया, पर उन्होंने बोला स्पेसिफिक केसेस में तो मिलेगा ही नहीं। नंबर वन, अगर तुम लोग ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, ये तुम लोगों को जब भी मैं दूंगा, पीडीएफ दूंगा, तभी ऐड करके दूंगा। ठीक है? जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, तो उनको तो मिलेगा ही नहीं प्रोविजनल रिफंड। ओके, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन किया है बट हु आर डीलिंग इन दीज गुड्स, अरिका नट्स, मतलब वो सुपारी, सुपारी तुम लोग सुपारी खाते हो ना रे, सुपारी काट के खाते हो ना तुम लोग, वो अगर नट्स तुम लोग ने अगर लिए, अगर तुम लोग उसमें डील करते हो, पान मसाला, टोबैको, तुम लोग जो टोबैको, ठीक है, टोबैको, पान मसाला, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, विमल पान मसाला, एसेंशियल ऑयल्स, तो ये केस में तुम लोगों को प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। करेक्ट? नो प्रॉब्लम। यही बात है रिफंड के अंदर। सो व्हाट इज द समरी ऑफ द इंटायर पॉइंट? समरी ऑफ रिफंड इतना सिंपल है कि भाई पहले कुछ भी प्राइमा फेसी बेसिस पे ही दे देते थे रिफंड, बट अगर प्राइमा फेसी एग्जामिनेशन पे, बट इधर ऐसा नहीं कि अभी इधर लगा कि प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि भाई ये रीजन है, रिस्क पैरामीटर्स के अंदर भी आ रहा है सिस्टम के अंदर, देन इन दैट केस दे कैन राइट डाउन द रीजन एंड दे कैन रिजेक्ट द रिफंड, दैट इज प्रोविजनल रिफंड। परफेक्ट। और एक्सक्लूजन भी बोल दिया कि भाई इनको तो प्रोविजनल रिफंड तो मिलेगा ही नहीं अगर तुम लोग ये गुड्स में डील करते हो या फिर तुम्हारा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स दीज टू पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स कम टू, ये एक्चुअली डिमांड एंड रिकवरी है। ये डिमांड एंड रिकवरी का एक अमेंडमेंट आया था, जिसके लिए ना तुम लोगों को मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। मैं आई हैव रिटन सर्टेन केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसा। ठीक है? एकदम सिंपल है रे, देखो। क्लैरिफिकेशन ऑन असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 74A एंड 122, दैट इज पेनल्टी ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अभी तुम लोग ने अभी रेगुलर बैच के अंदर हम लोग ने किया हुआ है, अगर तुझे याद होगा तो। सर याद होगा तो ये गलत क्वेश्चन है। देखो, मतलब कौन से केसेस में कौन सा ऑफिसर तुम लोगों को शोकॉज नोटिस दे सकता है? कौन से केसेस में कौन सा ऑफिसर तुम लोगों को शोकॉज नोटिस दे सकता है, जो एक मॉनेटरी लिमिट सबके लिए सेट किया है? मतलब सुपरिटेंडेंट कभी दे सकता है, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर कभी दे सकता है, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर कभी दे सकता है। ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इधर बात करेंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। अगर तुम्हारा सीजीएसटी का लायबिलिटी है इज अप टू 10 lakhs, तो सुपरिटेंडेंट दे सकता है। अगर तुम्हारा सीजीएसटी का लायबिलिटी है मोर देन 10 lakhs बट अप टू 1 crore, तो डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है नोटिस तुम लोगों को। मैं हम लोग पहले शोकॉज नोटिस की बात करें। अगर जिसका अमाउंट इन्वॉल्व जो है, जो टैक्स इंटरेस्ट का जो अमाउंट इन्वॉल्व है,
इफ दैट इज इन एक्सेस ऑफ 1 crore, देन इन दैट केस एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर तुम लोगों को नोटिस दे सकता है। सुपरिटेंडेंट कभी दे सकता है? अप टू 10 lakhs। डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर कब कब तक दे सकता है? मोर देन 10 बट अप टू 1 crore। एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर कभी दे सकता है? इफ इट इज मोर देन 1 crore। एक नंबर सर, एकदम चकाचक समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं उसका एग्जाम्पल। आ जा बाबा आ जा। देखो केस नंबर 1, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है? अमाउंट इन्वॉल्व अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का देखा तो इट इज 7 lakhs एंड 7 lakhs। अपने को क्या देखने का है? सीजीएसटी। तो अपने को पूरा का पूरा इग्नोर मारने का है, जैसे वो मारती है हम लोगों को इग्नोर, ये ऐसा। एसजीएसटी पूरा का पूरा इग्नोर मारने का, सीधा सीधा क्या देखने का? सीजीएसटी। सीजीएसटी कितना है? 7 lakhs। 7 lakhs अगर सीजीएसटी होगा तो सुपरिटेंडेंट इनवॉइस ना इनवॉइस कर लो, शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। तो इधर मैं लिखता हूँ एस, एस मतलब सुपरिटेंडेंट। भले उन्होंने सब कुछ दिया होगा, आपने को तो सीजीएसटी चाहिए ना भाई। ओके, नाउ सेकंड केस के अंदर 10 lakhs है। अभी 10 lakhs एंड 10 lakhs अपने को सीजीएसटी देखने का है। सीजीएसटी 10 lakhs, अभी ये 10 lakhs है, 10 lakhs है। तो ये 10 lakhs अगर होगा ना, राइट, तो भी सुपरिटेंडेंट ने देगा। क्यों? बिकॉज इट इज अप टू 10 lakhs। अभी ये चीज मैं हर एक बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो एक ही बार ठीक है ना। हर एक बार मतलब क्या? 10, इट इज अप टू 10 lakhs, इट इज टू 1 crore एंड इट इज मोर देन 1। अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने ये भी केस ले लिया। उसके बाद मैं लेता हूं कि भाई 70 lakhs एंड 70 lakhs, ये इग्नोर मारने का 70 lakhs। अभी 70 lakhs एंड 70 lakhs किधर फॉल होगा? 70 lakhs विल फॉल हियर, मतलब डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, एक नंबर सर। और 1.3 एंड 1.3, 1.3 मतलब अबाउ 1 crore है, मतलब एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। समझ में आ गया? परफेक्ट, एकदम सही है एकदम। ओके, नाउ केस नंबर 2 देखते हैं। हम लोग आईजीएसटी का बात करते हैं। तुम्हारा भाई इंटरस्टेट नहीं था, तुम्हारा इंटरस्टेट था, तो सेम चीज भाई डबल हो जाएगा सर। सो 20 lakhs, 20 lakhs to 2 crore एंड अबाउट 2 crore विदाउट एनी लिमिट। बराबर, तो इधर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। देखो सीजीएसटी का अगर आईजीएसटी का अगर मैंने बात किया तो इट इज 14 lakhs। 14 lakhs किधर आएगा भाई? 14 lakhs तो इधर आएगा, सुपरिटेंडेंट। सेकंड क्या है? सेकंड इज 20 lakhs। 20 lakhs किधर आएगा? अगेन सुपरिटेंडेंट। बराबर। उसके बाद क्या है? 1.4 crore। 1.4 crore आईजीएसटी का अमाउंट इन्वॉल्व है, कहने से वो इधर फॉल होगा, मतलब कौन देगा? डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। और अगर अबाउट 2 crore होगा, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। तो सर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में। सर व्हाट इफ मेरा दोनों है, सीजीएसटी भी है आईजीएसटी में, तूने ऐसा झोल किया है कि उसके अंदर इंटरस्टेट भी झोले और इंटरस्टेट भी झोले, तो तुम लोगों को ऐसा कुछ दिखेगा। बराबर, अमाउंट इन्वॉल्व सीजीएसटी का जो लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी, एसजीएसटी का है, आईजीएसटी का है। अपने को क्या इग्नोर करने का? एसजीएसटी इग्नोर करने का। मतलब क्या? ये भूल जाओ। अभी लिमिट कैसे देखे सर? लिमिट हम लोग एक साथ देखे या कैसे देखे? तो तुम लोगों को लिमिट एक साथ देखना है। ये कितना लिमिट है? 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख रुपीज के लिए क्या है? देखो 9 लाख रुपीज के लिए अगर देखा, इट विल फॉल हियर अप टू 9 lakhs। ये ऐड करके देखने का दोस्त, ये ऐड करके देखने का, ठीक है? तो सुपरिटेंडेंट, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये सुपरिटेंडेंट ये और शो कॉज नोटिस दे सकते। इधर क्या है? 6 lakhs एंड 4 lakhs। अगेन इधर कितना आएगा? सुपरिटेंडेंट इधर देख सकता है। बराबर। अभी इधर 70 lakhs एंड 20 lakhs, ये प्लस आएगा, मतलब 90 lakhs का टोटल बन गया। सो 90 lakhs का अगर बात किया तो वो किधर आएगा पता? 90 lakhs मतलब इधर आएगा। 90 lakhs मतलब डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर। और अगर इधर 1.3 करोड़ एंड 1 करोड़ होगा, विच कम्स टू 2.3 करोड़, तो 2.3 करोड़ इसका ही मतलब वो अबाउट 2 करोड़ में आएगा, मतलब एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। इस पे मेरे हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। इसके वजह से मैं टाइम पास कर रहा हूं इतना भाई। इसके वजह से मैं इतना तुम लोगों के लिए टाइम पास किया है। 3 केसेस तुम लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। दिस इज योर केस नंबर। सर और एक एग्जाम्पल देना। अभी कितना एग्जाम्पल भाई, मैं तुम लोगों को और एक सिचुएशन बताता हूँ, और एक सिचुएशन बताता हूँ। समझो कि तुम लोग ने टैक्स पीरियड में झोल किया है। क्या क्या झोल किया है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करते हैं, ठीक है? अप्रैल में तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी आता है, इंटरेस्ट आता है 20 लाख, 20 लाख लाइबिलिटी आ गया। मई में कितना आ गया? 30 लाख, 30 लाख। जून में कितना आ गया? 1.3, 1.3। बाबा मुझे बताओ कि इसमें कैसा आइडेंटिफाई करूं प्रॉपर ऑफिसर कौन है? अभी मैं अप्रैल का कंसिडर करूं, मैं मई का कंसिडर करूं, या मैं जून का कंसिडर करूं? अभी कैसे समझेगा मुझे? 3 अगर टैक्स पीरियड मेरे पास होंगे तो अगर 3 टैक्स पीरियड होंगे तो उन्होंने बोला कि जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है, सबसे हाईएस्ट होगा, वो कंसिडर करना अमाउंट। मतलब क्या? इधर ये कंसिडर 1.3 करोड़।
सो सीजीएसटी का मोर देन 1 करोड़ मतलब किधर आएगा, सीजीएसटी का मोर देन 1 करोड़ मतलब कौन शो कॉज नोटिस देगा, एडिशनल और जॉइंट कंपनी। और इसके लिए मैंने एक नोट भी लिख के रखा है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द शो कॉज नोटिस अक्रॉस ऑल टैक्स पीरियड। अंडरस्टैंडिंग। बट एक चीज तुम लोग इसमें याद रखने वाले हो कि जब भी तुम लोग ये वैल्यूज कंप्यूट करोगे तभी तुम लोग सब कुछ इंक्लूड कर देना, बट पेनल्टीज इंक्लूड मत करना, ठीक है। एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन दिस बिकॉज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सेप्शंस, जिधर जिधर एक्सेप्शंस उधर उधर क्वेश्चन, ठीक है। सो पेनल्टीज तुम लोगों को क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं, बराबर। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। सो दिस इज योर पॉइंट। सो इसके अंदर मैंने 122 के बारे में तो तुम लोगों को मैंने बता दिया कि शो कॉज नोट सॉरी शो कॉज नोटिस के बारे में तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, जो 74A के बारे में है। अभी सेम लिमिट एप्लीकेबल किधर होगा मालूम है, ये सेम लिमिट एप्लीकेबल होगा पेनल्टी केसेस के अंदर 122 के अंदर। अगर ये पेनल्टी का केस है, ये सब लिमिट्स ना पेनल्टी के लिए रिप्लेस कर दो। ये जैसे हम लोग ने टैक्स के लिए था, ये अभी पेनल्टी के लिए रिप्लेस कर दो। अभी पेनल्टी का अगर नोटिस होगा तो कौन इशू करेगा, पेनल्टी का जो शो कॉज नोटिस होगा वो तो सुपरिटेंडेंट करेगा, डेप्यूटी करेगा। तो ये जो वैल्यूज है वो पेनल्टी के वैल्यूज है कंसिडर कर, और कौन तुम लोगों को आगे जाके शो कॉज नोटिस देगा वो तुम लोगों को मैंने बता दिया, बराबर, परफेक्ट एकदम। द लिमिट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम, परफेक्ट। सर लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्री डिपॉजिट। मतलब ये बात कर रहा हूं मैं अपील्स एंड रिवीजन के केस में। अभी अपील्स एंड रिवीजन के केस में छोटा सा तुम लोगों को मैं झलक दिखलाता हूँ, दिखाता हूँ। मेरे इसमें किधर पीडीएफ के अंदर अगर तूने देखा होगा ना, तो ऐसा हम लोग ने बहुत ऐसा ना एक पेज के अंदर बहुत कुछ किया था हम लोग ने, जैसे मास्टर चैट बनाया था हम लोग, एवरी पार्ट का एक मास्टर चैट, ठीक है। तो ये जो मास्टर चैट के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर टैक्सेबल पर्सन है, उसने रिटर्न फाइल किया, adjudicating अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, ही इज नॉट हैप्पी विद दैट ऑर्डर, देन इन दैट केस ही कैन गो टू द अपीलेट अथॉरिटी, बराबर है। तो ये जो बेसिकली अपना जो पॉइंट है वो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अपीलेट अथॉरिटी को जो तुम लोग अपील फाइल करोगे उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। एकदम बराबर है, ओके। जस्ट 1 सेकेंड, इधर कुछ तो मेरा ये नहीं चल, 1 सेकंड। यो, आई होप, यस, परफेक्ट, इट्स वर्किंग नाउ। हाँ, सो मैं बोल रहा था कि अगर तुम लोग ने देखा कि अपील्स एंड रिवीजन के अंदर ऐसा कुछ था कि भाई अगर तुम लोग ने अपील किया, देन इन दैट केस तुम लोगों को कुछ प्री डिपॉजिट पे करना मैंडेटरी रहता है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को ना एक छोटा सा एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, आई हैव केप्ट द सेम एग्जांपल जो हम लोग ने क्लास में भी लिया था, बट जिन्होंने क्लासेस नहीं लिया, जो लेक्चर देख रहा है, उनके लिए मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम लोग कुछ भी एडजुडिकेटिंग अपीलेट अथॉरिटीज के पास जाते हो, टैक्स लाइबिलिटी आया है 1 करोड़, इंटरेस्ट आया है 40 लाख, पेनल्टी आया है 1 लाख, बराबर है। उसमें से तुम लोग ने कुछ अग्री कर दिया, अग्री कितना किया, टैक्स अग्री किया, इंटरेस्ट अग्री किया, बाकी तुम लोग ने अग्री नहीं किया। पर टैक्स कितना, आउट ऑफ 1 करोड़ यू हैव अग्रीड ओनली 40 lakhs, आउट ऑफ 40 lakhs का इंटरेस्ट यू हैव अग्रीड ओनली 5 lakhs। तो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देख, तूने जितना भी अग्री किया ना, वो अग्री किया है वो गवर्नमेंट को पे कर दे, मतलब ये 45 lakhs तो यू आर गोइंग टू पे ओनली, बिकॉज तू तो अग्री किया ना ऑर्डर से। अभी तू जितना डिसअग्री किया, कितना डिसअग्री किया, 1 करोड़ माइनस 40 lakhs विच कम्स टू 60 lakhs, 40 lakhs माइनस 5 lakhs विच कम्स टू 35 lakhs, और पेनल्टी तो पूरा का पूरा डिसअग्री किया था। अभी मेरे डिसअग्री के इतना ये पॉइंट मेरे पास है, तो प्री डिपॉजिट कितना पे करना है सर, प्री डिपॉजिट मुझे 10% पे करना है। तो सर 10% 60 प्लस 35 प्लस 1 का करूँ ना, नहीं, प्री डिपॉजिट मुझे हमेशा 10% जो कंप्यूट करना पड़ता है, दैट इज ओनली ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट, नॉट ऑन इंटरेस्ट और पेनल्टी कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो 10% जो है वो सिर्फ टैक्स कंपोनेंट पे ही मुझे पे करना पड़ता है। सो 10% ऑफ टैक्स और 40 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ टैक्स और 40 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम। ये आईजीएसटी का है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मैंने इधर बता दिया, 10% ऑफ टैक्स और 40 करोड़ विच एवर इज लोअर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो इधर कैसे होगा देख, 10% ऑफ टैक्स कितना आएगा, 60 lakhs का 10% कम्स टू 6 lakhs, और 40 करोड़ विच एवर इज हायर इज 6 lakhs, प्लस जो तुम लोग ने एडमिट किया है टैक्स लाइबिलिटी वो कितना था ऊपर का, 40 + 5। तो तुम लोगों को इतना टोटल पे करना पड़ेगा, 6 + 40 + 5 मतलब 51 lakhs का मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सर इसमें अमेंडमेंट क्या है देखो, पहले अभी ये तो नॉर्मल तुम लोगों को मैंने बता दिया, बट सर व्हाट इफ जो मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट है
व्हाट इफ दैट डिस्प्यूटेड अमाउंट इज ओनली पेनल्टी, हा हा हा, अगर सिर्फ पेनल्टी होगा तो प्री डिपॉजिट का होगा? मैं जो अपील फाइल कर रहा हूं ना, मैं अपील सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी के पॉइंट पे कर रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी के पॉइंट पे अपील फाइल कर रहा हूं तो प्री डिपॉजिट पे करने का पॉइंट ही नहीं आएगा, क्योंकि प्री डिपॉजिट के अंदर वो लोग बोलते हैं 10% ऑफ टैक्स करना है। पर मेरा टैक्स का तो कुछ झगड़ा है ही नहीं, मेरा झगड़ा तो सिर्फ पेनल्टी का है। तो ये केसेस के अंदर प्री डिपॉजिट पे ही नहीं हो रहा था। इसके वजह से उन्होंने बोला कि अच्छा बेड़ा, अगर तुम लोगों का ओनली पेनल्टी का ऑर्डर होगा, ओनली पेनल्टी का अपील होगा सर, देन इन दैट केस पहले तुम लोगों को कुछ भी नहीं था, बट अभी उन्होंने बोला कि ओनली पेनल्टी होगा तो भी तुम लोगों को 10% ऑफ पेनल्टी पे करना पड़ेगा एज प्री डिपॉजिट। सो इफ अपील रिलेट्स टू ओनली पेनल्टी, द प्री डिपॉजिट ऑफ ऑल केसेस वुड बी 10% ऑफ पेनल्टी इन परफेक्ट। अभी पहले ना पेनल्टी के केस में सिर्फ एक ही केस में प्री डिपॉजिट लगता था, जो है सेक्शन नंबर 129, जो अगर सर्च हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिट तो उस पर 25% का तुझे प्री डिपॉजिट देना पड़ा। अभी वो उन्होंने सब कुछ कट कर दिया, उन्होंने 129 निकाल दिया। अभी उन्होंने बोला कि प्री डिपॉजिट पेनल्टी, सिर्फ पेनल्टी ऑर्डर होगा तो प्री डिपॉजिट विल बी 10% ऑफ पेनल्टी। परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो मैंने अपीलेट अथॉरिटी को अगर अपील किया होगा तो। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अपीलेट अथॉरिटी के बाद भी अगर मुझे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा, सेम चीज, सेम चीज उन्होंने बोला कि भाई ओनली पेनल्टी का ऑर्डर होगा। तो पहले का जो तुम लोग ने अपील प्री प्री सॉरी क्या पेनल्टी इन डिस्प्यूट अगर जो भी फाइल किया होगा तुम लोग ने 10% ऑफ पेनल्टी वो तो पे किया ही, एंड ओवर एंड अबाउट दैट अगर तुम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो तो भी तुम लोगों को एडिशनल 10% ऑफ पेनल्टी और पे करना पड़ेगा एज प्री डिपॉजिट। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। सो ऐसा मत बोलना कि नहीं नहीं वो है ना उतना पे किया, उसके अड़ी नहीं, उसके ऊपर का नहीं, तुम लोगों को वापस 10% ऑफ प्री डिपॉजिट पे करना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली अमेंडमेंट इज नॉट इन द नॉर्मल केस, अमेंडमेंट इज इन केस ऑफ पेनल्टी ओनली का केस। ठीक है, ओके। तो 10% ऑफ पेनल्टी पे करना है, और ये क्यों आया है वो भी मैं तुम लोगों को बताया, बिकॉज अर्लियर द लॉ वाज 10% ऑफ टैक्स, दैट्स व्हाई पेनल्टी के केस में कभी आता ही नहीं था, इसके लिए पेनल्टी का पॉइंट उन्होंने इधर कवर। ओके, अगर तुम लोगों को अपील फाइल करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, या फिर तुम लोगों को मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो अपने पास ऑप्शन था, वी कैन फाइल इट मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। उन्होंने बोला कि मैन्युअली तुम लोग फाइल कर ही नहीं सकते, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा, दैट इज योर अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं, इतना ही पॉइंट है। अभी उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया, सिंगल मेंबर बेंच करके, प्रोसीजर फॉर द अपील्स टू बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर बेंच। इसके लिए भी तुम लोगों को मैं बताता हूं, हम लोग ने ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि कौन से बेंचेस होते हैं। देखो, अगर याद होगा तुम लोगों को, तो हम लोग ने देखा था कि देर इज अ प्रिंसिपल बेंच, देर इज अ स्टेट बेंच। नाउ प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर सेंटर का, टेक्निकल मेंबर स्टेट का। अगर स्टेट बेंच का बात करें, दो जुडिशियल मेंबर्स, वन टेक्निकल मेंबर सेंटर के एंड वन टेक्निकल मेंबर ऑफ द स्टेट। तो ऐसा बेसिकली अपना बेंच दिखता है, ठीक है। बट उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा जो टैक्स इन्वॉल्व है, सॉरी अमाउंट इन्वॉल्व है, विच कैन बी इंक्लूडिंग टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ, if that amount is up to 50 lakh rupees, is up to what 50 lakh rupees, then in that case तुम लोगों का जो हियरिंग होगा वो सिंगल मेंबर बेंच भी कर सकता है। बराबर, परफेक्ट, एकदम नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। ओके, नाउ इधर देखो, द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ड्यूली ऑथराइज्ड फॉर अ स्टेट बेंच में इधर सुओ मोटो और अपॉन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पार्टीज एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी अपील। ठीक है, अगर उनको लगा दैट अपील डज नॉट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, ये बहुत सिंपल केस है, देन प्रेसिडेंट और ऑथराइज्ड वाइस प्रेसिडेंट में ट्रांसफर द सेड अपील टू द सिंगल मेंबर बेंच। बराबर है, परफेक्ट एकदम। ओके, नाउ क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेयर द सिंगल मेंबर बेंच इज ऑफ द ओपिनियन दैट अपील इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ। अरे बावा, अगर उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर सच ओपिनियन एंड रिटर्न द मैटर टू द प्रेसिडेंट। और वो बोला कि भाई तू बोल रहा था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, पर इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से देयर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो वापस प्रेसिडेंट को भेज देगा और वो वापस जो ओरिजिनल बेंच पे था वो मैटर उधर ही क्लोज हो। बराबर, सिंगल मेंबर बेंच वो क्लोज नहीं कर सकता। परफेक्ट एकदम। ओके, नाउ अभी ये इधर ऐसा है कि मेरे केस में, सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरा केस चल रहा है, ठीक है, और मेरा केस ट्रांसफर होता है सिंगल मेंबर बेंच पे, ठीक है। मेरे ही केस में
पहले जो सिमिलर इश्यू पे जो एडजुडिकेशन हुआ था, वो जुडिशियल मेंबर और मतलब जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ने किया था। मतलब वो सिंगल मेंबर बेंच ने नहीं किया था। मेरे केस में अर्लियर ईयर्स में सिमिलर इश्यू पे जो हियरिंग हुआ था, वो सिंगल मेंबर बेंच ने नहीं किया था, वो दूसरे बेंच ने किया था, जिसके अंदर जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर थे। देन इन दैट केस मेरे केस में सिंगल मेंबर बेंच के पास वो केस नहीं जा सकता, क्योंकि वही केस मतलब सिमिलर इशू मेरे केस के अंदर ऑलरेडी अगर पहले जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ने हियरिंग उसका किया होगा, इन दैट केस वो ही लोग वो मेरा केस हैंडल करेंगे, वो सिंगल मेंबर बेंच के पास नहीं जाएगा। वही उन्होंने इसमें बोला है, ड्यूरिंग द स्क्रूटनी और रिकंसिडरेशन ऑफ एन अपील इट शैल बी वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया जाएगा? वेदर द आइडेंटिकल इशू involving the same taxable person within that state for any tax period has been previously adjudicated or heard by a bench consisting of a judicial member or a technical। ये चीज डिटरमाइन किया जाएगा। और अगर where such prior determination or hearing by two member bench is identified, उनके डिटर्मिनेशन के हिसाब से ऐसा दिखा कि ये तो टू मेंबर बेंच ने एडजुडिकेशन किया हुआ है, देन ये जो अपील है वो क्या किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा और वो लोग ही क्या करेंगे, उसमें एडजुडिकेशन देंगे। बराबर। ये 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, दैट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्स, आईटीसी, फाइन, फी, पेनल्टी, सब कुछ तुम लोग इंक्लूड करके ये 50 लाख आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ इट इज अप टू 50 लाख तो ही सिंगल मेंबर बेंच के पास चीजें जा सकती, एकदम परफेक्ट है। ओके, उसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट बाकी अपने ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस के अंदर एक पॉइंट है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। नाउ अगर तुम लोग ने देखा तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें लिखी हुई है, बट ये अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। इसके वजह से आई विल गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट एवरीथिंग विच इज देयर इन सेक्शन नंबर 148A। 148A के अंदर बोला ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। ये क्या होता है ना, सी देखो, टोबैको, पान मसाला, ये जो चीजें हैं उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा-सा अभी ट्रैकिंग करना है कि भाई ये तो इल्लीगली या इल्लीगली तो बिका नहीं जा रहा है, बराबर? ये ट्रेस करना ना गवर्नमेंट को थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसकी वजह से दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सर्टेन लिस्ट ऑफ गुड्स। ये गुड्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, वो गुड्स के पैकेजिंग पे। मतलब बेसिकली क्या होगा, आई विल टेल यू क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। पैकेजिंग के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा समझ, ठीक है, क्यूआर कोड होगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद सब कुछ समझेगा, कभी किधर मैन्युफैक्चर हुआ है, किधर था, उसका लोकेशन क्या है, सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एंड दैट इज योर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। गवर्नमेंट को पावर देके रखा है अभी ये करने के लिए। अभी अभी तक उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसके वजह से हम लोग जिस समझ के रखेंगे कि भाई ऐसा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वो लोग करने वाले। जिधर जिधर उनको लगता है कि जिधर जिधर वो लोग जिधर जिधर ऐसे गुड्स बिके जा रहे हैं, जिधर ट्रैक नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस उनके लिए सेक्शन 148 इंप्लीमेंट हो जाएगा जल्द ही। और वो मेजरली टोबैको, पान मसाला पे लग जाएगा फॉर बेटर जी कंप्लायंस। अभी अगर तूने नहीं किया वो चीज, पेनल्टी फॉर ट्रैक एंड ट्रेस फेलियर, देन इन दैट केस क्या होगा, नॉन कंप्लायंस ऑफ 148A अगर किया तो तुझे पेनल्टी लग जाएगा 1 लाख रुपीज और 10% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। ये तुम लोग एक छोटा सा चीज याद रखो। और मैंने तुम लोगों को दोनों चीजें एक साथ समझाई, मतलब 19 भी एक साथ समझाया अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट 20 भी तुम लोगों को मैंने एक साथ समझाया। परफेक्ट एकदम। हाँ, इधर है जीएसटी, हम लोग ढूंढ रहे थे जीएसटी रेट्स किधर है, इधर है। 0, 5, 12 निकाल दिया, 18 विद 28 निकाल दिया और 40। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो हमारा जीएसटी का जो भी अमेंडमेंट का पॉइंट था वो सब कुछ एकदम चकाचक कवर हो चुका है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, पर तुम लोगों के लिए मैंने क्या किया है मालूम है, देखो पहले ना ओके, कस्टम्स के बारे में बात करना चालू कर देते हैं हम लोग। कस्टम्स के अंदर एक पॉइंट देखते हैं, सेक्शन नंबर 18 के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट का बात किया है अंडर कस्टम्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ रेगुलेशंस थे, क्या थे, कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2018। वो 18 अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, 25 पढ़ने वाले। तो रेगुलेशंस बेसिकली चेंज हुए, जिसके वजह से अपने जो टाइमलाइंस है वो टाइमलाइंस भी चेंज हो चुके, बराबर। तो ये जो रेगुलेशंस है ना भाई, ये रेगुलेशंस बहुत है। तो इसके लिए इतने सारे रेगुलेशंस है, इसके लिए मैंने क्या किया है, तुम लोगों के लिए ना 1 पेजर समरी रेडी किया। ये 1 पेजर समरी देख के जाना, तुम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ये चैप्टर के अंदर, ये रेगुलेशंस के अंदर जो लिखा है वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एकदम बराबर। देखो अभी बात करते हैं कि समझो
कि तुम लोग ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। सी देयर कैन बी मल्टीपल वेज जो गवर्नमेंट को लगता है कि तुम्हारा प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट होना चाहिए। नंबर वन, तुम लोग ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या फिर तुम्हारा केमिकल टेस्ट होना चाहिए तुम्हारे गुड्स का, या फिर तुम गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे तुम लोग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं एंड उसके बाद ही हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। तो प्रोविजनल असेसमेंट के देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। तो मैं पहले कौन सी रीजन के बारे में बात करता हूं जिधर तुम लोग ने बराबर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशंस गवर्नमेंट को नहीं दिए थे, बराबर। तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर कैसे होगा, देखो। सबसे पहली चीज, प्रोविजनल असेसमेंट मतलब तुम लोगों को बताया जाएगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोविजनली असेस होने वाला है, ठीक है। तो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर तो आ गया, ठीक है। अभी ऑर्डर आने के बाद वो लोग रिसर्च चालू करेंगे, बराबर। सो विद इन 15 डेज, जो दिन से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उधर से विद इन 15 डेज पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर में आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। अभी पीओ ने मांगा, तुम्हारे पास कितना टाइम है टू रिस्पॉन्ड टू दैट? तुम्हारे पास विद इन 2 मंथ्स, जो दिन पे तुम लोगों से मांगा है उधर से विद इन 2 मंथ्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टू पीओ, ठीक है। ये 2 महीना अगर तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, देन इन दैट केस यू कैन गो टू द पीओ एंड आस्क फॉर द एक्सटेंशन। और वो जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन और 2 महीना पीओ तुम लोगों को दे सकता है। ये खुद से भी दे सकता है या फिर रिक्वेस्ट पे भी दे सकता है, ठीक है। सो 15 डेज के अंदर उन्होंने मांगा, अपने पास था 2 महीना, वो भी सफिशिएंट नहीं होगा तो और 2 महीना दे दिया उन्होंने। बट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई देख, मैं तुझे और भी चलो एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा, तुम लोग और ऊपर के ऑफिसर के पास जाओ, सुपीरियर ऑफिसर के पास और भी एक्सटेंशन मिल जाएगा अप टू 2 मंथ्स। बट इंश्योर दैट, गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि 14 मंथ तक जो है वो इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। 14th मंथ। अब ये 14th मंथ मतलब क्या, इधर से लेके जो दिन से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उधर से 14 मंथ तक तुम्हारी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, बराबर। तुम लोगों को जो भी बीच में टाइम पास करने का करो, बट 14 मंथ तुम्हारी इंक्वायरी होनी चाहिए। 14th मंथ भी बहुत लॉजिकली उन्होंने बोल के रखा है, क्यों? बिकॉज 14 मंथ के बाद एटलीस्ट 10 मंथ्स जो है वो फाइनलाइजेशन के लिए दिया, और उन्होंने आउटर लिमिट डाल दिया 2 इयर्स का। 2 इयर्स मतलब 24 मंथ्स। सो 24 मंथ्स जो है ना, 24 मंथ्स के पहले तुम्हारा फाइनलाइजेशन होना चाहिए। 10 महीना एटलीस्ट फाइनलाइजेशन के लिए मिलना चाहिए। इसका ही मतलब 14 मंथ के पहले तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। एकदम बराबर है। 14 मंथ तक इंक्वायरी कंप्लीट करो। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द असेसमेंट, वो जो 10 मंथ्स का मिलेगा। और वो कभी फाइनलाइज करेगा 2 इयर्स मतलब 24 मंथ्स। अभी वो स्टार्ट किधर से होंगे, इधर से। प्लीज फाइनलाइज कर दो, बराबर है। और आगे जाके ना एक आगे का रेगुलेशन भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेगुलेशन 11, राइट। रेगुलेशन नंबर 11 जो उन्होंने बोला है कि ये जो 2 साल है वो 2 साल हम लोग और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर कमिश्नर ने अगर अलाउ कर दिया तो इसके वजह से मैंने सब रेगुलेशंस का ना सब एक साथ पढ़ के ही तुम लोगों को बता रहा हूँ। आउटर लिमिट पहले उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि 2 इयर्स होगा, ठीक है। जो करने का है करो, 2 साल के पहले कंप्लीट होना चाहिए। और वो भी एक्सटेंड हो सकता है कमिश्नर का अप्रूवल लेके बाय एडिशनल 1 ईयर। तो 3 साल तक तो मैक्स टू मैक्स तुम्हारा कंप्लीट होना ही चाहिए असेसमेंट, बराबर। चलो, असेसमेंट इधर कंप्लीट हो गया, असेसमेंट फाइनलाइज हो गया। Now goods can be of two parts. One, goods are warehoused goods, और goods can be cleared for home consumption. अगर goods are warehoused goods और फाइनलाइजेशन हो गया ना, समझो कि जो ड्यूटी पेएबल है वो ज्यादा है प्रोविजनल ड्यूटी, प्रोविजनल असेसमेंट से। जो ड्यूटी फाइनलाइज हुई है वो ज्यादा है प्रोविजनल असेसमेंट से। तो इन दैट केस कैन आई से, जब भी तुम लोग ने प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा तभी तुम लोग ने बॉन्ड साइन किया होगा। देखना, इधर मैंने लिखा भी है कि बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब अगर डेफिशिएंसी हुआ तो मैं पे कर दूंगा, ऐसा बॉन्ड होना चाहिए अलोंग विद द बैंक गारंटी कैश डिपॉजिट एज सिक्योरिटी। ये होता है प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे। और जब भी फाइनल असेसमेंट होगा और ड्यूटी अगर ज्यादा आती होगी, देन इन दैट केस यू विल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विच इज 2 times ऑफ योर इम्पोर्ट ड्यूटी। अंडरस्टैंडिंग, 2 times ऑफ योर इम्पोर्ट ड्यूटी। और अगर यही गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन होंगे, राइट, एंड इफ द ड्यूटी जो फाइनलाइज हुई है विच इज मोर देन द प्रोविजनल असेसमेंट, देन इन दैट केस ये जो पर्सन है, जो उसका शॉर्टफॉल हुआ है उसका, वो क्या करेगा, वो पर्सन पे करेगा। बट अगर ड्यूटी कम आती है फाइनल असेसमेंट में, देन इन दैट केस वो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट उसको रिफंड दे देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मैं तुम लोगों को बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बट
इज बेटर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट वंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। बराबर है, नो प्रॉब्लम। ओके, बहुत सारे रेगुलेशंस मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। आई वी आर गोइंग टू रीड दोस रेगुलेशंस एज वेल। ओके, मैं सीधा रेगुलेशन 4 पे आता हूं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। रेगुलेशन 4 बात करता है मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। क्या लिखा है? प्रोविजनल असेसमेंट इज मेड ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन बाय द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। लगा, इसके लिए उन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट किया। टाइम लिमिट क्या है? प्रॉपर ऑफिसर टू इंटीमेट द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विद इन 15 days। चलो ठीक है। इंपोर्टर के पास कितना टाइम लिमिट है? विद इन 2 months वो दे देगा। अगर और भी एक्सटेंड करना होगा तो और भी एक्सटेंड वो करवा सकता है। ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन भी परमिटेड है, पर उन्होंने बोला भाई ओवरऑल कैप कितना है? 14 months का। बराबर। अगर सबमिशन नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट हो जाएगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होगा उनके बेसिस पे वो असेसमेंट कर देंगे। ठीक है। एडिशनल कंप्लायंसेस आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर मस्ट इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग। अगर कुछ भी अगर एडिशनल कंप्लायंस, ठीक है, ओके ना, अगर तुम लोगों को ना वो मैंने जो सिखाया वो अगर दिमाग में होगा, देन इन दैट केस ऑल दीज थिंग्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, अभी रेगुलेशन 5 अभी नहीं पढ़ता हूँ बिकॉज रेगुलेशन 5 से डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं रेगुलेशन किस पे आता हूँ? 7 पे आता हूँ। पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन सॉरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ ओन असर्टनमेंट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द असेसमेंट। नाउ हु कैन पे? अगर उसको ड्यूटी पे करनी होगी, हु कैन पे? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। कभी पे करेगा? ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। उसको लगा कि नहीं और भी पे करना चाहिए, वो पे कर सकता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल इलेक्ट्रॉनिकली करेगा। नेचर ऑफ पेमेंट जो होगा वो वॉलेंटरी पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असर्टेन ड्यूटी करके माना जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि फाइनलाइजेशन के पहले उसको लगा कि नहीं बाबा इतना तो पेमेंट मैंने और करना चाहिए, तो वो कर देगा, कर सकता है। सो पेनल्टी बच जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी बच जाएगा। ठीक है, बाद में टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। अभी मैं तुम लोगों को इसमें और एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग ने सब आउटर लिमिट्स डिस्कस किए। ठीक है, 15 दिन मिलता है ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। मेरे पास 2 महीना रहता है, मैं और 2 महीने का एक्सटेंशन ले सकता हूँ, बट जो भी टाइम पास करना है करो। पर प्रोविजनल असेसमेंट से विद इन 14 मंथ तक इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, सो दैट ही विल गेट 10 more months टू डू द फाइनलाइजेशन। और वो भी एक कमिश्नर को बोल के एक्सटेंड 1 साल से और हो सकता है। तो हम लोग ने आउटर लिमिट तो डिस्कस कर। तो उन्होंने बोला कि टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट कैसे होता है, देखो। प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 3 months फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सर आपने तो बोला था 2 years मिलता है, अरे वो आउटर लिमिट है। उन्होंने बोला है कि अगर तुझे 15th मंथ में या फिर 10th मंथ में यू गेट ऑल द डेटा, डोंट वेट फॉर 2 years। तुम लोगों को विद इन 3 months ही कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंडिंग? सो प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 3 months फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। द रिसीट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अरे भाई मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद व्हाई द हेल विल आई वेट फॉर 2 years? विद इन 3 months आई शुड फाइनलाइज एंड मैक्सिमम टाइम कितना है? 2 years है। अंडरस्टैंडिंग? और एक्सपायरी ऑफ द टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी तो हो गया, तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है उधर उधर से विद इन 3 months तुमने फाइनलाइज करना चाहिए। और कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर रेगुलेशन 5, वो हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन 5 के अंदर। सो द पॉइंट इज विद इन 3 months कंप्लीट करना है। उसको तुझे एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन भी ले ले अप टू 2 months, बट नथिंग शुड क्रॉस 2 years। तुझे ना इसके अंदर जो करने का है ना वो कर ले, पर इससे आगे तो जाना ही नहीं चाहिए। एंड डोंट वेट फॉर 2 years टू गेट कंप्लीटेड। अगर तुझे इधर इंफॉर्मेशन आया, उधर से विद इन 3 months क्या कर सकता है? फाइनलाइजेशन कर ले। और एक्सटेंशन चाहिए और 2 महीने का एक्सटेंशन। अंडरस्टैंडिंग? समझा कि नहीं रहे? ओके, अभी हम लोग बात करते हैं है कि किसके बारे में भी बात। रेगुलेशन 5 हो गया, रेगुलेशन 8। हाँ, मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिसीट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो गया। तो सर ये जो 2 साल का टाइम लिमिट है, ये क्या हमेशा एप्लीकेबल होगा? ही यस, हमेशा एप्लीकेबल होगा, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? मतलब ये जो 2 साल का क्लॉक है, दैट विल बी पॉज्ड फॉर अ टाइम, फॉर द टाइम बीइंग। पॉज कभी किया जाएगा मालूम है? इंफॉर्मेशन बाकी है फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटीज, वो मतलब इंफॉर्मेशन बाकी वो दे ही नहीं रहे, बहुत टाइम लगा रहा है, तो हमारा क्लॉक है वो पॉज किया जाए। उसके बाद सेकंड रीजन इज पेंडेंसी ऑफ अपील और स्टे ऑर्डर, डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड।
प्रोसीडिंग्स बिफोर सेटलमेंट कमीशन और इंटरिम बोर्ड, तो उधर अगर कुछ भी प्रोसीडिंग्स बाकी होंगे या फिर बोर्ड ने डायरेक्शन दिया, ये रीजंस की वजह से अपना जो क्लॉक है वो रोका जा सकता है। ये उन्होंने परफेक्ट है। ओके, तो दिस इज योर रेगुलेशन 7 ऑल्सो, रेगुलेशन 8 ऑल्सो। रेगुलेशन 9 के अंदर बोला है फाइनलाइजेशन, कि तुम लोग ने स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए। तो प्रोविजनल असेसमेंट शैल बी फाइनलाइज्ड एज पर सेक्शन 18, वेयर फाइनल असेसमेंट डिफर्स फ्रॉम द प्रोविजनल असेसमेंट। ये वही चीज बोली है कि अगर शॉर्टफॉल होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें इधर तुम लोगों को कवर किया जाए। उसके बाद क्लोजर सब्सिक्वेंट टू द फाइनलाइजेशन। सो आफ्टर फाइनलाइजेशन असेसमेंट कंफर्म हो गया, ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट इज पेड इन फुल, चलो पे कर दिया, एंड बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया। तो जो भी तुम्हारा पॉइंट होगा, मतलब शॉर्टफॉल होगा तो पेमेंट किया जाएगा, शॉर्टफॉल नहीं होगा तो जो बॉन्ड दिया होगा या फिर पैसा दिया होगा वो रिफंड किया जाएगा। बॉन्ड भी अगर कुछ एग्जीक्यूट किया होगा वो कैंसिल किया जाएगा, बिकॉज हो गया ना अभी, मतलब जो लाइबिलिटी नहीं था उसके लिए हम लोग ने बॉन्ड किया था, पर हम लोगों को समझा कि लाइबिलिटी नहीं है तो बॉन्ड क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा उतने अमाउंट का। ओके, इतना इवन इफ यू अंडरस्टैंड दिस मच इट इज इनफ अकॉर्डिंग टू मी। एंड रेगुलेशन 11 के अंदर बोला है कि भाई एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब अगर तुम लोगों को प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए जो 2 साल मिले हैं फाइनलाइजेशन के, वो और भी एक्सटेंड हो सकते हैं बाय अनदर 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। बट उसके लिए कमिश्नर का तुम लोगों को अप्रूवल चाहिए। अगर तुम लोग वो सब नहीं कर पाते, मतलब क्या, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और कस्टम्स ब्रोकर वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशंस, उनको क्या लगेगा, पेनल्टी लग जाएगा। मतलब ये थियोरेटिकल पॉइंट है, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू विद दिस वन चार्ट, जो मेगा चार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम चीजें इसके अंदर तुम्हारे कवर तो हो जाएगी। तो हम लोग ने सब कुछ किया है इंस्टेड ऑफ, एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन 5। तो रेगुलेशन 5 के अंदर क्या लिखा है, सेम चीज लिखी है। मतलब क्या, जो ऊपर हम लोग ने रीजन क्या देखा था कि सामने वाले ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसकी वजह से प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट चालू हुआ। नीचे का रेगुलेशन 5 क्या बोलता है मालूम है, रीजन नहीं, सॉरी, रिकॉर्ड्स नहीं दिए या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, दिस इज नॉट द रीजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। द रीजन इज, मुझे लगता है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, देन इन दैट केस मैं प्रोविजनल असेसमेंट कर रहा हूं, दैट विल फॉल अंडर रेगुलेशन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम ओनली, मतलब मुझे लग रहा है इन बोथ द केसेस रीजंस आर डिफरेंट, दैट्स इट। मुझे लग रहा है तुम्हारा इंक्वायरी होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो दिन से मैं तुम्हारे गुड्स प्रोविजनल बेसिस पे दिए हैं उससे विद इन 15 डेज मैं इंफॉर्मेशन मांगूंगा। विद इन 2 मंथ्स तुम लोग क्या करोगे, मुझे इंफॉर्मेशन दे दोगे। जो भी है विद इन 14th मंथ तुम लोग ने कंप्लीट करना चाहिए पूरा का पूरा इंक्वायरी, बराबर। एंड 2 साल के अंदर फाइनलाइजेशन होना चाहिए, एंड और 1 साल मिलेगा अगर एक्सटेंशन दिया कमिश्नर ने। सर इसके अंदर हम लोग ने ना पहले बहुत सारे एक्सटेंशंस देखे थे, तो इधर ये जो इंफॉर्मेशन देने वाला है अप विद इन 2 मंथ्स, उसको बीच में वो एक्सटेंशन मिलेंगे क्या, इधर नहीं मिलेंगे। रेगुलेशन 5 इज डिफरेंट इन रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4 के अंदर हम लोगों को इधर ना 2 बार एक्सटेंशन पॉसिबल थे, बट रेगुलेशन 5 के अंदर ये 2 बार एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज योर like summary of all the regulations as per 2025. We'll just go through regulation 5 क्या है। Provisional assessment is pending due to the need for further inquiry. Responsibility किसका है, इंक्वायरी ऑफिसर बिठाते हैं कि भाई तू इंक्वायरी करेगा अभी, ठीक है। अभी टाइम लिमिट क्या है, इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, बराबर है, परफेक्ट एकदम। एंड पावर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर मे सीक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्वायरी प्रोसेस। सर इसके बारे में बात नहीं किया कि कितने टाइम का, वो उसके बारे में इधर बात किया ही नहीं ना, इधर सिर्फ 14 मंथ्स के बारे में बात किया, फाइनलाइजेशन तो आगे के रेगुलेशंस के अंदर कवर किया। सो मैंने क्या किया इधर मालूम है, तुम लोगों को इधर तक पूरा का पूरा सब कुछ ज्वाइन करके दे दिया। मतलब अगर ये हुआ उसके बाद असेसमेंट फाइनलाइज होगा, बाद में इफ ड्यूटी इज मोर इफ ड्यूटी इज लेस इधर आएगा। अगर तुम्हारा ये रीजन होगा तो भी मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को वो चार्ट कंप्लीट करके, सो दैट ऑल द रेगुलेशंस यू विल बी एबल टू रीड इट फ्रॉम दिस वन चार्ट, दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग, सो इसकी वजह से ना इधर मैंने स्क्रीनशॉट ही डाल दिए, तो तुम लोग इतना पढ़ के जाओ, ठीक है, बस है। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, परफेक्ट एकदम। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट। पहले क्या होता था मालूम है, देखो लास्ट 2 पॉइंट्स, अमेंडमेंट नंबर 22 एंड 23। अभी देखो पहले क्या होता था कि तुम लोग ने अगर
बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया और क्लियरेंस भी हो गया गुड्स का, तो उसके बाद तो तुम लोग बिल ऑफ एंट्री तुम लोग रिवाइज कर सकते हैं क्या? रिवीजन कर सकते हो? नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। पोस्ट क्लियरेंस बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद यू कांट रिवाइज बिल ऑफ एंट्री, बट उन्होंने अभी रिवीजन अलाउ कर दिया एंड दिस इज अ न्यू सेक्शन। ये न्यू सेक्शन के अंदर बोला है वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री पोस्ट क्लियरेंस, एंट्री मतलब बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। रिवीजन आफ्टर गुड्स हैव बीन क्लियर्ड एन importer or exporter can revise the details they had already filed earlier, ठीक है, रिवीजन इज पॉसिबल। दूसरी चीज, आफ्टर रिवाइजिंग द एंट्री उनको लगा कि जो भी अगर ड्यूटी ज्यादा आता होगा तो वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे कर सकते। अभी कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर रिवीजन, अगर मैंने रिवीजन के टाइम रिवीजन किया और बोल दिया कि अरे यार मैंने शॉर्ट पे किया था, ये लो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए मैंने कम पे किया था, चलो ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। बट अगर मैंने एक्सेस पे किया था वो मुझे रिफंड भी मिलेगा, दिस इज द बेस्ट पार्ट। अगर मैंने पहले ज्यादा पे किया था तो मैं रिवाइज करके वो रिफंड भी ले सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी मस्त पार्ट है। रोल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई द रिवाइज्ड एंट्री एंड सेल्फ असेसमेंट वेयर केसेस आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन। उसकी बेसिस पे केसेस सिलेक्ट होके वो क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। इफ सेल्फ असेसमेंट इज फाउंड इनकरेक्ट, प्रॉपर ऑफिसर मे रीअसेस द ड्यूटी, ठीक है। रिवीजन इज नॉट परमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस, ये केसेस के अंदर रिवीजन परमिटेड है ही नहीं। कभी जब ये ऑडिट हुआ है, सर्च हुआ है, सीजर हुआ है, समन अगर इनिशिएट किया हो एंड वो कम्युनिकेट किया, तो ये केसेस में रिवीजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हो रहा सब कुछ ऑडिट सर्च और ड्यूटी इज ऑलरेडी असेस्ड और रीअसेस्ड, तो वापस रिवीजन इसका नहीं। और एनी अदर केसेस जो सीबीआईसी के अंदर नोटिफाई, ये एक अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से। लाइक इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बार क्लियर होने के बाद पोस्ट क्लियरेंस तुम लोग जो एक्साइज जो भी तुम लोग ने एक्साइज ड्यूटी नहीं, एक्सेस ड्यूटी जो पे किया होगा वो रिफंड मिल सकता है क्या? तो दे विल स्मार्ट देयर क्वेश्चन वेरी स्मार्ट, दे विल ड्राफ्ट देयर क्वेश्चन वेरी स्मार्टली एंड दे विल टेल यू कि भाई रिफंड मिल सकता है कि हाँ भाई रिफंड मिल सकता है पोस्ट क्लियरेंस, ठीक है। गुड पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ना एक छोटा सा पॉइंट था, रोड टेप करके। रोड टेप, अभी रोड टेप या अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। रोड टेप मतलब क्या? देखो, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने ये जो बेनिफिट एप्लीकेबल था, अवेलेबल था, सी रोड टेप का जो बेनिफिट था शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 1625 फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एडवांस ऑथराइजेशन यूनिट्स एसईजेड एंड ईओयूज। अब ये जो बेनिफिट है उन्होंने वो एक्सटेंड करके 31 मार्च 26 तक कर दिया, दैट्स इट। Understanding the road tape benefit for exports by DTA units shall continue to be available up to 31/3/26. So these are the amendments which are applicable in your final exams. Who are giving their exams in May or June or September and onwards, सबके लिए ये amendments applicable है। So I hope that, so I have tried my level best to summarize these amendments and explain these amendments in the best possible manner. I hope you liked this entire video. I hope you liked my explanation as well. If you found this video helpful, I just want you to comment your views or reviews in the comment section, and that will be really very helpful. जो बाकी के लोग हैं उनको भी समझेगा कि भाई ये वीडियो जो है वो helpful, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और ये प्लीज ये वीडियो जो है सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस इज सी अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और यस, और एक चीज कि हम लोग काफी सारे अभी रिविजन लेक्चर्स भी लेने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर दैट एज वेल। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू।